डिम्पल ने अपनी ओर से लकी को मनाने के लिए तमाम तरह के लंद फंद अपना लिए थे, लेकिन लकी था कि मानने के लिए राजी नहीं था। वो उसके किसी भी जाल में फंसने के लिए आगे नहीं आ रहा था। और जब डिम्पल खुद उसके पैरों में बैठ गई तो भी लकी ने उसे ऐसे धुतकार दिया जैसे कोई अपने पैरों में बैठे झिंगूर को लात मार रहा हो। डिम्पल को जब लगा कि ऐसे दाल नहीं गलने वाली तो वो सीधा मुद्दे पर आई और उसने लकी से 5 लाख रुपए मांग लिए। लकी को हैरानी इस बात की हो रही थी कि लड़की आखिर में सच बताने के नाम पर उससे झूठ क्यों बोल रही थी। लकी चाहता तो ये पैसे उसे वो आराम से दे सकता था और उसे कभी वापस भी नहीं मांगता, लेकिन इस वक्त उसे एहसास हुआ कि डिम्पल उसे फिर से पागल बना रही है। लकी को उसका ये तरीका कुछ अच्छा नहीं लगा। सॉरी डिम्पल, मेरे पास पैसे नहीं है, लकी ने उसे फटकारते हुए कहा। अरे अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुमने उस दिन गरीब बच्चों के लिए 5 लाख रुपए दान तो किए थे। डिम्पल ने घबराते हुए कहा। वो लकी की शक्ल देखकर समझ गई थी कि लकी उसके साथ खेल खेल रहा था। हाँ तो वो पैसे दान में चले गए ना, अब मेरे पास और पैसे थोड़ी हैं, लकी ने कहा। लकी देखो, झूठ मत बोलो। कल ही तुम्हें 8 लाख का नेकलेस नाम में मिला है ना, तुम मुझे वो नेकलेस दे दो तो मैं उसे देकर किसी से भी पैसे ले लूंगी और फिर मम्मी की कसम मैं थोड़े दिन में पापा को बुलाकर तुम्हारा सारा पैसा वापस भी करवा दूंगी, डिम्पल ने कहा। वो लकी की बात सुनकर बस फटने ही वाली थी, लेकिन अपनी गरज के चलते उसने अपना मन मार लिया था। देखो डिम्पल, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने वो नेकलेस राधिका को पहले ही दे दिया है। तुमने देखा ना, मैंने उसे स्टेज पर ही पहना दिया था और फिर उसने मुझे गले भी लगाया था। अब मैं गिफ्ट में दी हुई चीज वापस कैसे मांग सकता हूँ? वैसे भी राधिका मेरी गर्लफ्रेंड है यार, अगर मैं उससे नेकलेस मांगूंगा तो बुरा नहीं लगेगा उसे, लकी ने कहा। लकी ने और भी बच्चा बनते हुए कहा। डिम्पल जितना भोला बनने की कोशिश कर रही थी, लकी खुद भी उसके सामने उतना ही भोला बना हुआ था। देखो लकी, फालतू के बहाने ना देना बंद करो तुम और चुपचाप मुझे नेकलेस दो, डिम्पल ने बिफरते हुए कहा। उसका माथा ठनक रहा था और वो लकी को ऐसे देख रही थी जैसे वो अपनी आंखों से उसके अंदर छेद कर देना चाहती थी। डिम्पल आराम से। इधर लकी भी उसके ऊपर चिल्ला पड़ा। वो यहां उसके मुंह से कुछ सुनने के लिए नहीं आया था। लकी इतने जोर से चिल्लाया कि आसपास के लोग भी उसे देखने लगे। डिम्पल को ऐसा लगा कि उसके कान में धमाका हुआ। फिर उसने उसे हंसते हुए देखा और बोली, उधार तुमने उससे लिया, उसमें गलती तुम्हारी है। अगर मैं तुम्हारा उधार चुकाने के लिए पैसे ना दूं तो तुम मेरा क्या कर लोगी? ऐसा कौन सा कानून है जिसमें यह लिखा है कि मुझे तुम्हें पैसे देना चाहिए? बताओ मुझे, लकी ने पूछा। डिम्पल उसका जवाब सुनकर हक्की बक्की रह गई थी। लकी की इतनी जुबान खुलने लगी थी। डिम्पल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन वो भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए उसने भी अपना बचाव करते हुए कहा, अच्छा तो अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम मुझसे मिलने के लिए ना इतनी जल्दी राजी कैसे हो गए। तुम यहाँ ना मेरी मदद करने के लिए नहीं बल्कि मेरा मजाक उड़ाने आए हो लकी, डिम्पल ने कहा और अपना बचा हुआ जूस का ग्लास उठाकर झटके से लकी के मुंह पर उड़ेल दिया और फिर गुस्से से बोली, लकी ये लो तुम्हारी राधिका के नाम। और उसके बाद डिम्पल 1 सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुकी। उसने अपना बैग उठाया और बिना पैसे दिए वहां से निकल गई। लकी ने टेबल पर रखे हुए टिश्यू से अपना चेहरा साफ किया और पीछे पलट कर देखने लगा। वो डिम्पल की जाती हुई आकृति को देख पा रहा था। उसके आंखों में हताशा और उदासी के भाव छा गए। उसने अपनी कॉफी उठाई और फिर एक सांस में उसे खत्म कर लिया। लकी काउंटर पर आया और पैसा देने के बाद मैनेजर से कुछ बात करने लगा। जैसे ही वो बात कर रहा था तो बातों बातों में उसे पता चला कि जूस की दुकान अब बंद होने वाली थी। बंद होने वाली है? ऐसा क्यों? लकी ने पूछा। अरे सर क्या बताऊं, अब हमारी इस दुकान को स्कॉर्पियन ग्रुप का पूरा सपोर्ट था, लेकिन पिछले दिनों ही किसी ने किसी के कहने पर रातों रात उस पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। अब उनके जाने की वजह से हमारा प्रोटेक्शन चला गया है। सर हम लोगों को आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। हमारे बॉस ने कहा है कि अगर हम दुकान को नहीं बचा पाए और इसे किसी का सपोर्ट नहीं मिला ना तो फिर हम सबकी नौकरी चली जाएगी और इस दुकान को बंद करना पड़ेगा। मैनेजर ने बहुत ही उदासी भरी आवाज में लकी से कहा। लकी को अब समझ आया कि कारण क्या था और वो सुनने के बाद ही वहां से वो बाहर आ गया। उसे वो जगह काफी अच्छी लगी थी और जब उसने सुना कि स्कॉर्पियन ग्रुप के बंद हो जाने की वजह से वो दुकान बंद हो सकती थी तो उसे सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा। इस चीज के लिए भी वो माफी मांगने की सोच रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसका कोई फायदा नहीं था। क्यों ना मैं ही इस दुकान को खरीद लूं और यहाँ का जो बॉस है उससे उसका पैसा चुकता कर दूं। इसी बहाने जो नुकसान मेरी वजह से हुआ इन लोगों को झेलना पड़ा है उसकी भरपाई हो जाएगी। लकी ने मन में सोचा और इसी ख्याल के साथ वो फिर से उस दुकान की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो अंदर जाने के लिए आगे पैर रखने वाला था तभी उसने देखा कि एक महंगी सी लाल रंग की गाड़ी उस दुकान के आगे आकर रुक गई। कहने को वहां पर भीड़ सिर्फ बच्चों की आती थी, लेकिन उस दुकान पर बैठने वाला आदमी पैसे बहुत कमाता था। जैसे ही वो गाड़ी लकी की आंखों के सामने आकर रुकी उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नीचे उतरी। उसके पैर लंबे और गोरे थे। उसे देखते ही एक गार्ड दौड़ता हुआ उसके पास आया और मुस्कुराते हुए उसे सलाम करने लगा। उस लड़की ने गाड़ी की चाबी उस दरबान के सामने उछाल दी और फिर अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ वो दुकान के अंदर जाने लगी। वो काफी सुंदर थी और उसकी खुशबू किसी का भी मन मोह सकती थी। पीले रंग की ड्रेस और भूरे रंग के चश्मे में वो किसी सूर्यमुखी के फूल से कम नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वो आगे से चलकर दिखावा करने की कोशिश कर रही थी। उसकी चाल ढाली ऐसी थी कि कोई भी उसकी तरफ एक नजर में ही खींचा चला जाए।
लकी भी उसे देखकर एक बार के लिए तो झटका ही खा गया था। मैडम मोना। दरवाजे के आसपास जो लड़के खड़े थे उनकी जुबान पर यही नाम था और वो सम्मान की नजरों से मोना को देखकर उसका स्वागत कर रहे थे। मोना जवाब में सिर्फ अपनी गर्दन को हल्का सा झटका देकर हिला रही थी। एक्सक्यूज मी प्लीज, मोना ने धीरे से कहा। लकी को एक बार के लिए तो एहसास नहीं हुआ कि वो उसके रास्ते में खड़ा था। उसके चेहरे में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो दरवाजा रोक कर खड़ा था। लकी ने अपने होश संभाले और फिर उसकी ओर देखते हुए बोला, आई एम सॉरी। लड़की ने उससे कुछ नहीं कहा और वो लकी के बगल से निकल गई। लकी ने मन ही मन उसकी जी भर तारीफ की। वाकई वो लड़की काफी खूबसूरत लग रही थी। लकी की नजर में तो वो किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं थी। जब तक वो लड़की दुकान के अंदर नहीं चली गई तब तक लकी भी वहीं से हिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे नजरों से घर छोड़कर आने वाला था। उसके चेहरे पर अचानक से एक भोली सी हंसी आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी जगह की वो मालकिन थी। लकी फिर से उस गार्ड के पास चला गया था। वो सब भी मोना को देखने में व्यस्त थे। लकी ने खांसते हुए उन लोगों के बारे में पूछा और जो लग रहा था वो बात सही थी। वो लड़की सच में वहां की मालकिन थी और उसका नाम मोना रस्तोगी था। लकी फिर से उस दुकान के अंदर दाखिल हो गया। वो उससे उस दुकान का मालिकाना हक लेने के बारे में बात करना चाह रहा था ताकि उससे पहले वो किसी और को यह हक ना दे दे। वो उस लड़की का पीछा करते हुए ऑफिस के एरिया में आ गया। वो यहाँ है? लकी ने अपने आप से पूछा और फिर सीढ़ियों से ऊपर बने ऑफिस में चला गया। उसने देखा कि ऑफिस के अंदर कोई भी नहीं था। वहां सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस रूम था और 1 दर्जन के करीब कुर्सियां रखी हुई थी। उस खाली जगह को देखने के बाद उसे लगा कि शायद वो गलत जगह पर आ गया था, इसलिए लकी फिर वहां से निकलकर बाहर जाने लगा। अंदर आ जाओ। तभी अचानक कहीं से एक लड़की की आवाज आई। लकी ने फिर से जब घूमकर देखा तो पाया वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और वो आवाज उस कमरे के अंदर से आ रही थी। ये मुझे बुला रही है क्या? लकी ने अपने आप से पूछा। फिर उसने जब इधर उधर मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं नजर आया। वो समझ गया कि उसे ही बुलाया जा रहा था और इसलिए वो उस कमरे के अंदर चला गया। जैसे ही लकी वहां घुसा वो बुत सा बन गया था। उसके शरीर में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने 440 वोल्ट का करंट छोड़ दिया हो। जहां पर वो खड़ा था वो जगह एक छोटा सा कमरा था और उसमें एक छोटा सा बाथरूम भी था। लकी ने देखा कि कमरे में पलंग के पास एक बहुत ही सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ लकी की तरफ थी। उसने अपने जिस्म पर जरूरत भर से ज्यादा कुछ नहीं पहना हुआ था। उसकी पीठ और पैरों के कुछ हिस्सों को छोड़कर उसका बाकी बदन साफ दिखाई दे रहा था। ना सिर्फ इतना बल्कि उस कमरे में हल्की सी नमी भी थी और ऐसा लग रहा था कि किसी के नहा कर आने के बाद की खुशबू ने पूरे माहौल को महका दिया था। उस लड़की के बाल भी गीले थे और उसकी कमर पर जो पानी की बूंदें थी वो भी रोशनी में चमक रही थी। कशिश क्या हुआ? तुम आगे क्यों नहीं आती हो? मुझे मेरा नया टॉवेल देना। उस लड़की ने कहा और इतना भर कहते ही पलट गई। उस लड़की की आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस दूसरी लड़की की थी जिसको अभी लकी ने गाड़ी में देखा था। बल्कि एक नजर देखा जाए तो उससे ज्यादा भी ये खूबसूरत लग रही थी। लकी अभी तक उबला जा रहा था। वो किसी भी पल में फट सकता था। वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी और उसने अगले ही पल अपने बदन को बाथरूम से ढक लिया और फिर लकी की ओर देखते हुए बोली, तुम कौन हो और तुमने क्या देखा? वो लड़की थी जिसे अभी लकी ने नीचे देखा था। नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, लकी ने कहा और ना चाहते हुए भी देखकर मुस्कुराने लगा। गेट आउट! मोना ने चिल्लाते हुए कहा। ओह सॉरी, आई एम सॉरी, लकी ने कहा और फिर वो बाहर आ गया। 5 मिनट के बाद मोना ने अपने कपड़े पहने और वो बाहर आ गई। उसने लकी की ओर घूरते हुए देखा और फिर धीरे से उसके पास जाने लगी। लकी उसकी ओर देखते हुए सिर्फ शर्मा कर मुस्कुरा रहा था। मोना मैडम, मुझे आपके लिए टॉवल मिल गया है। ठीक इसी वक्त पर एक और सुंदर सी लड़की वहां पर आई। लकी ने देखा कि ये वही लड़की थी जो पूरे दुकान को मैनेज करती थी और उसके हाथ में एक टॉवल था। फिर जब उसने मोना को कपड़ों में देखा तो बोली, अरे आप तो पहले ही कपड़े पहन चुकी हैं और ये कौन है? उसने लकी की ओर देखते हुए पूछा। ये यहाँ पर वेटर के लिए अप्लाई करने आया होगा। इससे पहले कि लकी अपनी ओर से कुछ जवाब दे पाता, मोना ने खुद उसकी ओर देखकर जवाब दिया। वैसे भी लकी की शक्ल देखकर उसकी उम्र 24 से 25 साल से ज्यादा नहीं लगती थी और अगर वो उसे बता देती कि उसके और लकी के बीच क्या हुआ तो ये मोना के लिए अच्छा नहीं होता। वेटर? नहीं, हमें अभी किसी वेटर की जरूरत नहीं है, सॉरी, कशिश ने लकी की ओर देखते हुए कहा। वैसे भी अभी कुछ दिन पहले ही मोना और कशिश इस जगह को किसी और के नाम करने की सोच रहे थे। ऐसे में उन्हें वेटर की क्या जरूरत थी? अरे कशिश, जाने दो ना, उसको काम की जरूरत होगी और आ गया हमारे पास। अच्छा सुनो, तुम यहीं पास के कॉलेज में पढ़ते हो ना? तो फिर ठीक है, आज से तुम हमारे जूस सेंटर पर काम करना शुरू कर दो। हम तुम्हें फुल टाइम के लिए नहीं बल्कि पार्ट टाइम के लिए रखेंगे। जब भी तुम कॉलेज से फ्री हो जाओ तो आ जाना। हम तुम्हें हर घंटे के 100 रुपए देंगे, समझ गए ना? मोना ने उसे तीखी सी नजरों से देखते हुए कहा। वो उसे अपनी नजरों से समझा चुकी थी कि उसे मुंह खोलने की जरूरत नहीं थी और साथ ही लकी भी उसकी नजरों से समझ गया था कि मुंह खोलना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, पर मैं यहाँ इसलिए आया था कि इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी तरह से खत्म करता, मोना से रहा नहीं गया। उसने बीच ही बीच उसकी बात काटते हुए कहा,
तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि 100 रुपए कम है? अपने कपड़े तो देखो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में तुम्हारा क्या हाल हो गया है? मैं यहाँ तुम्हें इसलिए काम पर रखना चाह रही हूँ ताकि तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकूं, और इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? लकी को उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। जिस तरह से मोना उससे बात कर रही थी वो उसके रूप से बिल्कुल उलट था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपनी असली पहचान और इरादा बताकर मोना के रुबाब को मिट्टी में मिला देता, या फिर वो मोना की साख बचाने के लिए चुपचाप उसे सुन लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी मोना के पीछे उस दुकान के अंदर चला गया था। जब वो सीढ़ियां चढ़ा तो उसने देखा कि वहां एक ऑफिस था जो कि खाली पड़ा था। जैसे ही लकी वहां से निकलने लगा तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई थी। लकी उसके पीछे गया और उसने देखा कि मोना कमरे में अभी अभी नहा कर निकली थी और उससे टॉवल मांग रही थी। जैसे ही उसने पलट कर देखा कि सामने लकी खड़ा था तो वो उसके ऊपर झेप गई। वो उसे कशिश समझ रही थी। लकी वहां से निकलने ही वाला था कि इतनी देर में वहां कशिश आ गई। इससे पहले कि लकी अपने मुंह से कुछ कहता, मोना ने कशिश से कहा कि लकी वहां पर वेटर की जॉब करने के लिए आया था। लकी एक बार के लिए तो सकपका गया, लेकिन फिर उसने भी मोना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है मैं तैयार हूं। ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकते हो। अगर मुझे कुछ काम हुआ तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगी। और हाँ, क्लास खत्म होते ही यहाँ पर काम करने के लिए आ जाना। जितना तुम काम के लिए आओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, मोना ने कहा। लकी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा और बस गर्दन हिलाकर उसके ऑफिस से बाहर आ गया। लेकिन मोना मैडम, हमारा रेस्टोरेंट पहले ही से किसी के पास जाने वाला है, ऐसे में आप इसको नौकरी पर क्यों रख रही हैं? कशिश ने पूछा। वो मोना के इस फैसले को समझ नहीं पा रही थी। मोना खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो कशिश के सवाल का क्या जवाब दे। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसने कहा, तुमने देखा नहीं कि उसके कपड़े कितने सस्ते थे? तुमने देखा नहीं कि उसकी हालत कितनी खस्ता थी? हमारा धंधा जो चल रहा है वो स्टूडेंट्स की वजह से ही तो चल रहा है। ऐसे में अगर हम उनके लिए खुद कुछ नहीं कर पाएंगे कशिश, तो फिर हमारे लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। समझो इस बात को। मोना ने कशिश से जितनी गंभीरता से हो सकता था उतनी गंभीरता से कहा, लेकिन उसके पीछे मोना कितनी डरी हुई थी इस बात का अंदाजा सिर्फ उसके दिल की धड़कनों से ही लगाया जा सकता था। उसे इस बात का डर खाया जा रहा था कि कहीं लकी वापस जाकर पूरे कॉलेज में उसके बारे में ये बात ना फैला दे कि जो अभी उन दोनों के बीच हो गई थी। वो उसका मुंह बंद ही रखवाना चाहती थी और इसके लिए उसे इससे अच्छा और कोई जरिया नहीं मिल रहा था। इधर लकी भी वहां से निकलकर बाहर आ गया। उसे काफी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो कॉलेज के हॉस्टल की ओर चला गया। भाई लोग, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लकी ने अपने कमरे पर पहुंच के अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा। सब लोग उसके मुंह से सुनने के लिए वो बेताब हो रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि तुम मेरी मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ खड़े रहे। तुम लोग मुझे फिर से हॉस्टल लेकर आए और अपने कमरे में जगह दी, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज से मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। जैसे ही लकी ने अपने दोस्तों से यह कहा, अमित, प्रीतम और गर्वित के मुंह से निकला, क्यों? तीनों ने एक साथ कहा, यार मैंने एक जगह किराए पे ली है और वहां जाकर रुकना चाहता हूँ राधिका के साथ, लकी ने कहा। उसके दोस्तों ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी उन सब के कान खड़े हो गए। उन्हें ये बात अच्छी भी लग रही थी कि उनका दोस्त आखिरकार फिर से किसी के साथ आ गया था, और बुरी इसलिए लग रही थी क्योंकि वो उन्हें छोड़कर जा रहा था। ठीक है भाई, चला जाना, लेकिन आज नहीं। आज की आखिरी रात तू हमारे साथ गुजार कर जाएगा, गर्वित ने लकी को मनाते हुए कहा। इससे पहले कि लकी अपनी ओर से इस बात का कोई जवाब दे पाता, प्रीतम ने कहा, हाँ भाई, हम तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। आज तो तुझे भाइयों के साथ ही रुकना पड़ेगा, उसके बाद आगे की रात तू जिसके साथ बिताना चाहे बिता ले, हमें कोई एतराज नहीं है। प्रीतम ने भी लकी को घेर लिया। अमित को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजे के सामने अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गया। लकी को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई और आखिरकार वो उनके साथ रुकने के लिए मान गया। सारे दोस्त अपने अपने पलंग पर लेटे हुए हंसे जा रहे। अरे देख लकी, डिंपल भी लाइव आ रही है। मैं तुझे बता रहा हूँ, हंसा हंसा कर मार देगी यार। अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा ना, तो प्रीतम और अमित से पूछ ले, गर्वित ने कहा। जब लकी ने अपनी नजर उठाकर देखा तो पाया अमित और प्रीतम भी अपनी पलंग पर लेटे लेटे अपना फोन की स्क्रीन को देखकर हंसे जा रहे थे। लकी बाथरूम में गया, अपना मुंह धोया और फिर से आकर अपनी पलंग पर लेट गया। उसने राधिका को मैसेज कर दिया कि वो आज नहीं आने वाला था, और फिर उसने डिंपल की लाइव स्ट्रीमिंग खोल ली। सभी लोग जो यहाँ आए हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ, गाइस, आप में जो भी मुझसे जो भी करवाना चाहे ना वो करवा ले। आप जो बोलोगे डिंपल वो करेगी, लेकिन प्लीज आप लोग रिकॉर्ड देने में कोई कमी मत रखना। लकी ने देखा कि डिंपल उसके मोबाइल की स्क्रीन पर काफी जोश में नजर आ रही थी। उसके बाल उसने खोल लिए थे जो कि काफी बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे, और साथ ही उसका मेकअप भी फैला हुआ दिखाई दे रहा था। लकी, तुझे मालूम है अभी जस्ट इसने क्या किया है? गर्वित ने बोला। लकी ने नाम में गर्दन हिला दी। गर्वित ने फिर उसे बताया कि कुछ लोग अभी डिंपल के सामने ये डिमांड रख रहे थे कि वो अपना सिर 50 बार गोल गोल घुमाए।
डिम्पल ने बिना सोचे अपना सिर 50 बार घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी बार अपने सिर को गोल गोल चक्कर देने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे देखना कहाँ है। उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने घूमने लगी और वो देख ही नहीं पा रही थी कि उसका कैमरा कहाँ है। इतनी जोर से चक्कर आ रहा था कि वो नीचे गिर गई। अगर उसके सिर में जोर से चोट लगी होती तो शायद वो मर जाती। लकी ने जैसे ही गर्वित के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी भौहें तन गई। डिम्पल ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे वो 3,50,000 रुपए इकट्ठे करने थे और डिम्पल क्या करने वाली थी ये देखने के लिए लकी ने अपनी आंखें स्क्रीन पर जमा ली। वो सब लोग डिम्पल का मजाक उड़ा रहे थे और उसके ऊपर हंसे जा रहे थे। सब लोग उसे मिट्टी का पुतला कहकर बुलाए जा रहे थे। जो भी जैसे चाह रहा था वो उसे वैसे घुमाया जा रहा था, लेकिन डिम्पल को उनमें से किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त उसे सिर्फ 3,50,000 रुपए से मतलब था। अगर वो राहुल को पैसे नहीं देती तो राहुल उसकी जान ले लेता। जान देने से तो अच्छा है लोग जो डिमांड कर रहे हैं उससे पूरा करो और पैसा कमाओ, डिम्पल ने अपने आप को समझाने के लिए कहा। वैसे भी वो खुद काफी इंटरनेट यूज करती थी और इसलिए उसे मालूम था कि लोगों को इस तरह की चीजें सोशल साइट पर काफी पसंद थी, लेकिन अभी तक इस लाइफ से उसने सिर्फ 200 रुपए कमाए थे और वो सिर्फ 500 लोगों तक ही पहुंच पाई थी। अगर वो इसी रफ्तार से चलती रहती तो शायद वो इस जन्म में इतने पैसे तो इकट्ठा नहीं कर पाती जितने उसे राहुल को 1 महीने से भी कम वक्त के अंदर चुकाने थे। अरे इस डिम्पल ने तुझे खूब परेशान किया था ना, रुक मैं तेरी तरफ से ना इसके मजे लेता हूं, गर्वित ने मुस्कुराते हुए लकी से कहा। यार तू फालतू में पंगे मत ले यार, छोड़ ना, लकी ने उससे समझाते हुए कहा। लेकिन तब तक गर्वित तो सब कुछ सोच चुका था और उसने अपनी डिमांड लिखनी भी शुरू कर दी, इसलिए उसने लकी को समझाते हुए शांत करवा दिया। थोड़ी देर बाद लकी ने देखा कि गर्वित चैट स्क्रीन पर दिखाई देने लगा था। टेबल पर खड़ी हो जाओ और 2 बार कूदो, गर्वित ने लिखा और उसे 2 चाय के कप भेज दिए। 2 चाय के कप का मतलब 60 रुपए। लकी ने गर्वित की ओर नाराज होते हुए देखा। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो एक लड़की के साथ ऐसा कर रहा था। ये काफी खतरनाक हो सकता था। अगर उसे इन सब चीजों में करते वक्त चोट आ जाती तो शायद उसके इलाज का खर्चा हजारों के पार चला जाता। लेकिन इधर डिम्पल ने गर्वित की इस बात को मान लिया। उसने स्क्रीन की ओर देखा और बोला, ठीक है आप जैसा चाह रहे हो मैं वैसा करूंगी, लेकिन आप मुझे रिवॉर्ड देना मत भूलना, क्योंकि सिर्फ 60 रुपए से क्या होता है यार। डिम्पल ने अपना फोन अलमारी के ऊपर टिकाया और खुद स्टूल खींचकर पैर रखकर खड़ी हो गई। फिर उसी के सहारे वो टेबल पर चढ़ी और कैमरे की ओर देखते हुए बोली, सर जैसा आपने कहा था ना मैं बिल्कुल वैसा ही करने जा रही हूँ। मैं अभी आपके सामने इस टेबल पर से कूदने वाली हूँ, डिम्पल ने कहा और फिर 1 2 3 गिनते हुए वो टेबल से नीचे कूद गई। जैसे ही वो कूदी उसके वजन की वजह से टेबल थर थर कांपने लगा। डिम्पल का बैलेंस बिगड़ गया और वो डर के मारे चिल्ला दी। इसके बाद सभी को जमीन पर कुछ भारी सा गिरने की आवाज आई। डिम्पल फर्श के ऊपर गिर पड़ी थी। अचानक से उसके गिरने की आवाज सुनने के बाद उसकी 2 रूममेट्स भागकर उसके पास आई और उसे सहारा देकर उठाने लगी। ये तो अच्छा था कि डिम्पल ने अपने हाथ से अपने आप को बचा लिया था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। और जैसे ही वो उठी सबसे पहले उसने अपना फोन लिया और कैमरे की ओर देखते हुए बोली, देखो देखो आपने जो कहा था ना मैंने वो कर दिया सर, अब आप मुझे इनाम दे दो। तभी लकी ने देखा कि स्क्रीन पर एक बियर का ग्लास आ गया, जिसका मतलब था 200 रुपए। गर्वित ने जब उसे बियर का ग्लास भेजा तो उसे काफी खुशी महसूस हो रही थी। और लकी भाई कैसा लग रहा है, गर्वित ने पीछे से लकी के मजे लेते हुए पूछा। लकी को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो गर्वित के ऊपर झल्लाया और बोला, तुझसे कुछ भी ढंग का करवा सकता था, तुझे सूझा भी तो क्या ये। गर्वित को भी एक पल के लिए लगा कि शायद उसने डिम्पल से कुछ ज्यादा ही करवा लिया था और उसने जो भी करवाया था उसने डिम्पल को काफी पैसे कम दिए थे। लेकिन इधर लकी ने फिर से अपनी नजर फोन की स्क्रीन पर जमा ली। वो देख रहा था कि डिम्पल अभी भी लोगों के कहने पर कुछ भी कुछ किए जा रही थी। लकी को उसकी इस हालत पर काफी दया आ रही थी और उसने गहरी सांस लेकर अपने मोबाइल को बंद कर दिया। वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था और अब उसे नींद आ रही थी। पी के टाइम तभी पीछे से किसी के फोन में से आवाज आई। ये लाइव का ही एक नया कंपटीशन था जिसके अंदर 2 लाइव करने वाले लोगों को एक साथ एक दूसरे से कंपीट कराया जाता था। जो भी उन दोनों में जीतता था उसे इनाम में एक मोटी रकम मिलती थी। इस बार जो रकम जीतने वाले को मिलने वाली थी वो 1 लाख रुपए थी। जैसे ही डिम्पल ने अपनी आंखों में ये रकम देखी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने देखा कि अगर वो ये पैसा जीत जाती है तो वो राहुल का 30% पैसा तो एक बार में ही चुका देगी। उसे लग रहा था कि ऐसा मौका उसे दोबारा नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो उसे गंवाना नहीं चाहती थी। उसने उनमें भाग लेने के लिए हरा बटन दबा दिया। तभी डिम्पल ने देखा कि स्क्रीन पर जोरदार नीली लाइट चमकी और उसके सामने उसकी अपोनेंट आ गई। वो लड़की भी काफी खूबसूरत नजर आ रही थी और उसने अपना निकनेम शी रखा हुआ था। डिम्पल ने देखा कि उसके लाइफ के अंदर लगभग 20,000 लोग जुड़े हुए थे। जब उसने देखा कि उसका मुकाबला डिम्पल से होने वाला था तो उसके चेहरे पर पहले से ही जीत की मुस्कान तैर गई। वो काफी देर से अपना लाइव शुरू करके बैठी हुई थी, लेकिन अभी भी उसके रूम में सिर्फ 500 लोग थे। शी उसके सामने एक बहुत बड़ी खिलाड़ी थी और इसलिए उसका और डिम्पल का आपस में कोई मेल ही नहीं था। पी शुरू होता है अब,
अचानक से स्क्रीन पर यह लिखा हुआ नजर आया और उसके बाद दोनों के सामने एक स्कोर कार्ड आ गया। अभी तक दोनों शून्य पर थे और 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। 9:59, 9:58। हेलो डिंपल। श्री ने उधर से डिंपल को मैसेज किया। डिंपल के अकाउंट का नाम लवली डिंपल था। हेलो। डिंपल ने भी इधर से उसके मैसेज का बहुत लापरवाही के साथ जवाब दिया। उसके पास इस वक्त श्री से बात करने की फुर्सत नहीं थी। डिंपल ने पहले ही अपने मन में ये मान लिया था कि वो 1 लाख रुपए जीत चुकी थी। डिंपल के मन में उसका प्लान काफी साफ था। इतने देर के लाइव के बाद उसने देखा कि सामने वाली लड़की के रूम में ज्यादा लोग थे। उसने लाइव अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू किया था और इसलिए उसे लग रहा था कि अगर उसने भी वही किया जो शी कर रही थी तो वो जरूर हार जाती। अगर उसे शी को हराना था तो उसे अपना कुछ स्टाइल लेकर आना बहुत जरूरी था। हेलो, अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो तो आप लोग बिना सोचे समझे शेयर कीजिए। जब तक आप लोग मुझे रिवार्ड देते रहेंगे ना, तब तक मैं आपके लिए वो सब करती रहूंगी जो आप चाहेंगे। और जो लोग शी के रूम में है ना, वो भी चाहे तो अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं, मैं उसे भी पूरा करने के लिए रेडी हूँ, डिंपल ने कहा। लेकिन शी के रूम में कुछ लोगों को डिंपल की बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि डिंपल काफी रूड होकर बात कर रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या डिंपल ये 1 लाख रुपए जीत पाती या उसे अपने 400 रुपए से ही संतोष करना पड़ता? क्या लकी नींद से जागकर फिर से कोई जादू करके दिखाने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डिंपल ने राहुल का पैसा चुकाने के लिए अपना ही लाइव करना शुरू कर दिया था। वो काफी देर से लाइव के चक्कर में 2 बार मरते मरते बची। लकी, जो कि आज अपने दोस्तों के साथ रुका हुआ था, जब उसने डिंपल को ये सब करते हुए देखा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिंपल के मन में इतना लालच क्यों था। जब उसने अपना फोन रखा तो इधर पीके शुरू हो गया था। जीत की रकम 1 लाख रुपए थी। डिंपल ने इस रकम को जीतने के लिए अपने पैतरे अपनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन लोगों को उसके पैतरे पसंद नहीं आ रहे थे। यार, ये इतनी देर से लाइव कर रही है, फिर भी इसे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को किस तरह के होस्ट ज्यादा पसंद आते हैं। कसम है। एक आदमी ने शी के रूम में लिखा। बाकी लोगों ने भी उसकी बातों पर अपना अंगूठा दिखा दिया। सब लोग जानते थे कि लाइव में ऐसे ही होस्ट को पसंद किया जाता था जो काफी सभ्य, शालीन और प्यार से बात करने वाले हों। शी के अंदर वो सारे गुण थे, इसलिए उसके रूम में 20,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। अब ऐसे में डिंपल जैसी लड़की जो इतनी मुंहफट थी कि वो अपनी अपोनेंट के रूम में से लोगों को बुला रही थी, उसका शी से कोई मुकाबला ही नहीं था। उससे मुकाबला तो बहुत दूर की बात थी, वो ऐसा लाइव करके अपना गुजारा तक नहीं चला सकती थी। इसका असर ये हुआ कि ये स्कोर कार्ड में शी का स्कोर बढ़ गया और उसके रूम में से कुछ लोग डिंपल के रूम में उसे डांटने लगे और गालियां देने के लिए भी आ गए थे। एक बाल्टी में ठंडा पानी लो और उसे अपने सिर पर डाल लो, एक लड़के ने कहा। फिर एक बंदूक भेज दी। एक बंदूक का मतलब था 300 रुपए। एक काम करो, एक कोला की बोतल लाओ और उसे एक ही सांस में गटक जाओ, और हाँ, पीने से पहले उसे 3-4 बार अपनी हथेली पर मारना। हमें झाग नजर आना चाहिए, समझी? और फिर उस आदमी ने एक किताब भेज दी जिसका मतलब था 100 रुपए। 2 पेंसिल लो और उन्हें 30 सेकंड के लिए अपनी नाक में डाल लो, एक आदमी ने कहा, और बिजली का निशान भेज दिया जिसका मतलब था 90 रुपया। ठीक है, आपने जो जो कहा है मैं वो सब अभी कर देती हूँ, लेकिन आप सब मुझे रिवॉर्ड देना मत भूलना। और बाकी लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं ना, अगर उन्हें भी सब देखने में मजा आए तो वो भी मुझे रिवॉर्ड भेज सकते हैं। डिंपल आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती है, डिंपल ने कहा और फिर बाथरूम में चली गई। उसके थोड़ी ही देर बाद वो अंदर से एक बाल्टी पानी भरकर लाई और कैमरे के सामने आकर खड़ी हो गई। सब लोग इधर देखो, डिंपल ने कहा और फिर अपने दोनों हाथ अपने छाती के गिर्द बांधकर खड़ी हो गई। इसके बाद उसकी दोनों रूममेट ने बाल्टी उठाई और ठंडा पानी उसके सिर के ऊपर उड़ेल दिया। डिंपल की हालत खराब हो गई। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और उसके चेहरे पर किया हुआ मेकअप भी धुल गया। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपकने लगे और वो देखकर कुछ लोगों को तो मजा और कुछ लोगों को घिन आ रही थी। लेकिन ये सब करने का नतीजा डिंपल को तुरंत देखने के लिए मिल गया। उसकी स्क्रीन पर इनाम की बरसात होनी शुरू हो गई। बहुत सारे लोग उसे अलग अलग इनाम भेजना शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते स्कोर बोर्ड में डिंपल का स्कोर 14,000 हो गया था, जबकि शी अभी भी 500 पर ही थी। जैसे ही डिंपल ने देखा कि वो शी से काफी आगे निकल आई थी तो वो मारे खुशी के पागल हो गई। लेकिन इस चीज का शी के ऊपर कोई खास असर नहीं हो रहा था। स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पहले तो वो भी काफी देर तक डांस कर रही थी, लेकिन जब उसने डिंपल को इस तरह की हरकत करते हुए देखा तो वो भी डिंपल की फैन हो गई। मुझे लगता है कि डिंपल काफी तेज है। मैंने इससे पहले आज तक इतनी मेहनती होस्ट नहीं देखी जो अपने व्यूअर्स की हर डिमांड पूरी करती है। मैं उसका लाइव देखना चाहती हूँ और उससे सीखना चाहती हूँ। शी ने अपना कैमरा लोगों की ओर किया और उस पर दिखाया कि वो खुद भी डिंपल का ही लाइव देख रही थी।
लेकिन डिम्पल को लग रहा था कि वो अभी भी उसके साथ कोई खेल खेल रही थी। वो किसी भी हाल में अपने हाथ से 1 लाख रुपए जाने देने वाले नहीं थी। उसे लेने के लिए डिम्पल अपने बाल भी खाने को तैयार थी। ठीक है गाइस, तो अब मैं एक ही सांस में आप लोगों के सामने कोला की पूरी बॉटल खत्म करने वाली हूँ, डिम्पल ने कहा और अपनी रूममेट के हाथ से वो कोला का बॉटल ले लिया जो इस बीच में उसने नीचे से मंगवा लिया था। फिर जैसे कि डिमांड थी, उसने उस बॉटल को अपने हथेली पर 2-4 बार कसकर मारा और फिर मुस्कुराते हुए उसका ढक्कन खोला और उसे अपने मुंह में लगा लिया। जैसे ही ढक्कन खुला, बॉटल की गैस तेजी से बाहर आकर फैल गई। फिर वो सारी कोला डिम्पल के गालों में गिर गई और उसे अपने गाल में एक अजीब सी चुभन महसूस होनी शुरू हो गई। उसमें से कुछ कोला तो उसकी श्वास नली में भी चली गई थी, जिसकी वजह से उसे सांस आना ही बंद हो गया। डिम्पल का मन कर रहा था कि वो बॉटल को अपने मुंह से हटाकर ढेर सारी उल्टी कर दे, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो उसे डर था कि वो 1 लाख रुपया हार सकती थी। कुछ भी हो जाए डिम्पल, पर बॉटल बाहर नहीं आना चाहिए, डिम्पल ने अपने मन को समझाते हुए कहा और आंखें बंद करके और ज्यादा कोला गटकने लगी। धीरे धीरे वो कोला उसके मुंह के अंदर घुलना शुरू हो गया। उसमें से थोड़ी उसके होंठों के बाहर गिरने लगी। उसके गला और गर्दन के नीचे का हिस्सा कोला से भीग गया था, लेकिन डिम्पल रुकी नहीं और आखिरकार उसने एक ही सांस में आधा लीटर की वो बॉटल खत्म कर दी। और फिर जैसे ही उसने बॉटल को अपने मुंह से दूर किया, उसे एक बड़ी सी डकार आ गई और उस डकार की गंध से ना जाने क्यों उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। लेकिन डिम्पल को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो अपने आप को ही प्रताड़ित कर रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ पैसा घूम रहा था और जब तक बात पैसों की थी तो डिम्पल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। इसके बाद लोगों ने उससे जो भी अजीबोगरीब डिमांड की थी, वो सारी डिमांड डिम्पल ने मान ली। उसने न सिर्फ अपने आप को थप्पड़ लगा दिया, बल्कि उसने लोगों के कहने पर टॉयलेट पेपर भी खा लिया था। जैसा उससे कहा जा रहा था, डिम्पल ठीक वैसा किए जा रही थी। इसका असर ये हो रहा था कि डिम्पल का स्कोर कार्ड शीक के स्कोर कार्ड से काफी ज्यादा आगे निकल गया। वो इतना आगे बढ़ गया कि बस भरने को ही था। डिम्पल के खाते में 27,000 रुपए आ गए थे। वहीं शी अभी भी 2,000 पर ही रुकी हुई थी। खेल में अब सिर्फ 2 मिनट का वक्त बाकी रह गया। सब लोगों को यह दिखाई दे रहा था कि डिम्पल की जीत पक्की थी। गाइस, आप लोगों ने डिम्पल के करतब तो देख लिए, लेकिन अब मैं आपको अपनी आवाज में गाना सुनाती हूँ। मुझे लगता है कि आपको मेरा गाना जरूर पसंद आएगा, और हाँ, इस गाने में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है, शी ने कहा और गाना शुरू कर दिया। वो उसे इतना जोर से गा रही थी कि जैसे कोई देशभक्ति का गीत गा रही हो, लेकिन उसकी आवाज काफी सुंदर थी। उसे सुनकर लोगों को अच्छा लग रहा था और कहीं ना कहीं लोग उसके लाइफ से इसी वजह से जुड़ा भी करते थे। लेकिन डिम्पल को लग रहा था कि वो सरासर बेवकूफी कर रही थी। ऐसे वक्त में जब खेल में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, तब वो ऐसा गाना गाकर क्या हासिल करना चाहती थी। वो सोच रही थी कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती। ऐसे में सिर्फ गाना गा देने से काम नहीं चलने वाला था। डिम्पल को लग रहा था कि वो अपने साथ जुड़े हुए 20,000 लोगों का मजाक उड़ा रही थी। गाइस, सब लोग देख रहे हैं ना, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी और मैं अपने पूरे शरीर पर टब भर के पानी डालने वाली हूँ। डिम्पल ने बीच में ही सबका ध्यान खींचते हुए कहा और पूरा टब भरकर पानी अपने ऊपर उड़ेल दिया। लेकिन इस चीज का शी के ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ। वो उतनी मधुर आवाज में गाना गाए जा रही थी जितना कि पहले गा रही थी। वो गाते गाते डांस भी करने लगी। जब लोगों ने उसकी पिंक स्कर्ट को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी हूर की परी को देख रहे हों। वो गाने का काफी लुत्फ उठा रही थी और सुनने वालों का ध्यान भी उसकी तरफ आकर्षित हो चला था। फिर अचानक से वही गाना कोई आदमी गाने लगा, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि शी ही थी। वो उसे बिल्कुल उसी तरह गा रही थी जैसे कोई उसे आदमी गा रहा हो। इधर डिम्पल भी एक बार के लिए उसके मुंह से आदमी की आवाज सुनकर चौंक गई। उसे लग रहा था कि शी के पास स्किल तो थे, लेकिन वो उनका इस्तेमाल करने में काफी देर कर चुकी थी। डिम्पल ने और एक बाल्टी पानी अपने लिए मंगवाया और उसे फिर से अपने सिर पर उड़ेल दिया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते शी के ऊपर इनामों की बरसात होनी शुरू हो गई। कोई उसे डॉलर भेज रहा था तो कोई सोने की अंगूठी। एक आदमी ने तो उसे विला ही भेज दिया। इन बड़े तोहफों के अलावा उसे ढेर सारे छोटे तोहफे भी मिलने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे शी के खाते का स्कोर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे डिम्पल को भी भींगे बदन पसीने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ 1 मिनट के अंदर सारा का सारा गेम बदल दिया। गाइस, प्लीज मुझे भी कुछ दो। अगर आपने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया तो हम लोग हार जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा अगर हम हार जाएंगे तो? आप मुझे पीके में जितवा दो तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जीतने के बाद मैं आपको एक और बढ़िया सा प्रेजेंट दूंगी, डिम्पल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उसकी इस बात उसके लिए गलत साबित हो गई। चैट रूम के अंदर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम शी से मुकाबला कर सकती हो? अरे तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो। हमने शी प्रोटेक्शन ग्रुप नाम से एक नया ग्रुप खोला हुआ है। जब तक वो ग्रुप शी को बचा कर रखेगा, तब तक तुम जैसी चाहे 100 आ जाए, ना तो वो शी को हरा पाएंगी ना ही उससे जीत पाएंगी। शी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम उसे इस देश की नंबर 1 सोशल मीडिया स्टार बनाकर ही रहेंगे। शी ये सब कुछ देखते हुए गाई जा रही थी।
उसके मन ही मन काफी अच्छा लग रहा था कि लोग उसके सपोर्ट में आखिरकार उतर आए थे। यही शी का तरीका था। सबसे पहले वो इस बात का अच्छे से अंदाजा लगा लेती थी कि उसके सामने जो खेल रहा था वो कितना मजबूत है, वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। शी उसे देखकर ही समझ जाती कि इस बार जीतने वाली थी या नहीं। अगर वो जीतने वाली थी तो वो अपने ग्रुप के लोगों को पहले ही इशारे से समझा देती और फिर अपना ट्रम्प कार्ड खेलती। लेकिन अगर उसे लगता कि वो जीत नहीं पाएगी तो भी वो अपने साथियों को इशारा कर देती और आगे अपने ग्रुप के लोगों को समझा देती कि वो अपना एक भी गिफ्ट वेस्ट ना करें। इस तरह से वो अपने फैंस का पैसा बचा लेती और अगली बार उसे ज्यादा बेनिफिट हो जाता। जब उसने देखा कि डिम्पल उसके सामने कुछ भी नहीं है तो उसने पहले ही सिग्नल भिजवा दिया था। वो अपने 1 लाख रुपए का इनाम लेने के लिए तैयार थी। जब उसने देखा कि डिम्पल बंदरों की तरह उछल रही थी, कूद रही थी, तब उसे दिल ही दिल और भी ज्यादा खुशी हो रही थी। उसने और ज्यादा जोश के साथ गाना शुरू कर दिया। इधर वक्त भी अपनी आखिरी घड़ियों में पहुंच चुका था और स्क्रीन पर देखा जा सकता था कि सिर्फ 30 सेकंड और बाकी रह गए थे। लेकिन शी का स्कोर डिम्पल के स्कोर से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। जिन लोगों ने डिम्पल को तोहफे दिए वो अब शांत होकर बैठ गए थे। शी अभी भी गाए जा रही थी और इसी बीच डिम्पल की आंखें आंसुओं के करीब पहुंच चुकी थी। वो इस तरह टूट चुकी थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी मर जाए। उसने अपने आप को इतना प्रताड़ित कर लिया था, लेकिन उसके बदले उसे मिला क्या? मुट्ठी भर पैसे। और उसके सामने जो लड़की खड़ी थी उसने सिर्फ अपना मुंह जरा सा चलाया और 1 लाख रुपए खुद चलकर उसके हाथ में आने वाले थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल पूरा खेल बदल गया। अब तो डिम्पल को भी यही लगने लगा कि शी उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा गाना गा रही थी। 9, 8, 7, 6, 5 शी गाई जा रही थी और उसके रूम के लोगों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इधर डिम्पल अपने सिर के ऊपर हाथ धरे बैठ गई थी। क्या सच में वो हार गई थी या खेल में अभी और जान बाकी था? इन सब में लकी क्या करने वाला था? क्या लगता है आपको? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डिम्पल ने शुरुआत में पूरे खेल को अपनी उल जलूल करतबबाजी से अपनी ओर मोड़ तो लिया था, लेकिन इधर शी ने सिर्फ अपने होठों को हिलाकर ही बड़ा खेल कर दिया था। उसने एक गाना शुरू किया और हवा बदलने लगी। पहले तो वो लड़की की आवाज में गा रही थी, लेकिन जैसे ही वो लड़की की आवाज में गाने लगी तो वहीं से सब लोग उसके मुरीद हो गए और उसके ऊपर रिवॉर्ड उड़ाने लगे। इधर डिम्पल किसी भीगी हुई मुर्गी की तरह उन लोगों के सामने खड़ी थी। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच रखा था। उसके होंठ मारे ठंड के कांपे जा रहे थे, लेकिन गुस्से में उसके दांत भी किटकिटाने लगे। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? उसने अपने आप से सवाल किया और मन महसूस कर रह गई। 5, 4, 3, 2, 1 डिम्पल का गुस्सा अब उसके दुख में बदल गया था। उसने इतनी मेहनत करके जो अपने ऊपर पानी फेरा था, अब उससे कोई फायदा नहीं होता दिखाई दे रहा था। उसे अपनी मेहनत पर पानी फिरता हुआ साफ नजर आ रहा था। ठीक इसी वक्त उसकी स्क्रीन पर कुछ बढ़ोतरी हुई। अचानक से उसके रिवॉर्ड सेक्शन में किसी ने 10 स्पेसशिप भेज दिए थे, साथ ही 5000 शेर के दांत भी। अचानक से डिम्पल के पैसे भी शी के पैसों के बराबर आ गए। उसने देखा कि कोई सर नाम का आदमी था जो ये सब दिए जा रहा था। सर ने आपको और 10 स्पेसशिप दिए हैं, उसमें लिखा हुआ था। इसका मतलब डिम्पल को और 50,000 रुपए मिल गए थे और इस पैसों के मिलते ही डिम्पल का स्कोर शी के स्कोर से आगे निकल गया। 1-0 भी यहीं खत्म होता है। अचानक से दोनों की स्क्रीन पर नजर आया। इससे पहले कि इस आखिर के रिवॉर्ड पर कुछ कह पाता, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और इतनी देर में पी खत्म भी हो चुका था। आखिरकार जीत हुई थी डिम्पल की और ये देखकर शी ने अचानक से गाना बंद कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। अभी 3 सेकंड पहले तो मैं इससे आगे थी, फिर अचानक ये मुझसे जीत कैसे गई? शी ने अपना स्कोर देखते हुए अपने आप से पूछा, क्या हुआ? सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है क्या? शी ने कैमरे के पास आते हुए देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो 1 लाख रुपए थे जो उसके खाते में गिरने ही वाले थे और वो गिरते गिरते हवा की वजह से कहीं और चले गए। लेकिन उसके सामने बड़ी दुविधा ये थी कि वो ऐसा दिखा भी नहीं सकती थी कि उसे हार का कितना बुरा लगा था। वो डिम्पल जैसी लड़की से हार गई थी। मुंह पर भले ही वो ये कह रही थी कि उसे इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दिल ही दिल वो ये बात जानती थी कि उसका कितना खून खौल रहा था। आखिर में इस रईस आदमी ने आकर उसका सारा मामला बिगाड़ दिया। वो अपने 1 लाख रुपए से सिर्फ 3 सेकंड की दूरी पर थी। उसने काफी दिनों से अपने फैंस को रोक रखा था और वो इस बार इस खेल में एक मोटी रकम जीतने वाली थी। अब आज जब उसकी फैंस ने उसके ऊपर इतना सब कुछ लुटा दिया, फिर भी वो हार गई।
तुम अपने आप को समझते क्या हो सर? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जेब में थोड़े से पैसे हो कि तुम महान हो गए? अगर तुम्हें इतना ही इस लड़की के ऊपर पैसा लुटाने का शौक है तो तुम पहले ही लुटा सकते थे। मेरी दिल की धड़कन बढ़ाने में क्या तुम्हें मजा आ रहा है? मुझे चिढ़ाकर तुम्हें क्या सुख मिला? शी ने अपने मन में उसे पूरी तरह से कोसते हुए कहा, लेकिन स्क्रीन के सामने देखते हुए वे अभी भी मुस्कुरा रही थी। फिर इतने में उसने देखा कि स्क्रीन बंद हो गया और लाइव भी खत्म हो गया। इधर डिंपल की रूम में उसे घेर कर खड़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी वो उस झटके से उभर नहीं पा रही थी जो उसे लगा था। डिंपल ने उसे देखते हुए अपनी उंगलियां स्क्रीन की तरफ उठाई और चिल्लाते हुए बोली, मैं 1 लाख रुपए जीत गई, ये पैसा मेरा हो गया। जब उसकी साथियों ने देखा तो पाया वो सही कह रही थी। इधर फिर से शी ने डिंपल के चैट रूम में आकर मैसेज किया, सर आप मेरे रूम में क्यों नहीं आए? क्या आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? आप मुझे भी तो रिवॉर्ड दे सकते थे, फिर आपने सारे रिवॉर्ड्स डिंपल को क्यों दे दिए? सर आप मेरे रूम में भी आइए ना। जब शी ने देखा कि उस आदमी ने 1 लाख रुपए से भी ज्यादा के रिवॉर्ड सिर्फ 30 सेकंड के अंदर दे दिए तो वो जल भुन की राख हो गई। अरे डिंपल, इससे पहले कि शी इस सर को अपने साथ उड़ा ले जाए, कम से कम तू थैंक यू तो बोल दे उसे। उसी की एक रूममेट ने कहा। तब जाकर डिंपल को इस बात का एहसास हुआ कि वो उसे थैंक यू तो बोलना भूल ही गई थी। सर आपका बहुत 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 सारा थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे ज्यादा आपके लिए क्या कहूं। मेरे पास सच में शब्द नहीं है। मैं अभी के अभी आपसे मिलना चाहती हूं। जिस तरह से आपने मुझे जितवाया है ना सर, उससे तो मुझे लगता है कि आप कोई महान इंसान होंगे और मैं अब आपसे मिलने के लिए मरे जा रही हूं। मेरी भगवान से सिर्फ एक ही विश है कि मैं आपसे मिल लूं। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे गले मिलना चाहती हूँ सर, आपको किस करना चाहती हूँ। मुझे पता है ये सब काफी कम है, लेकिन मैं जितना आपके लिए हो सके ना उतना करना चाहती हूँ। डिंपल का दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रही थी। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ सर, और आपको किस करना चाहती हूँ। इधर से शी ने भी लिख कर भेज दिया। इस बार का तो ठीक था, लेकिन अगली बार वो भी डिंपल से इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती थी। वो देख रही थी कि डिंपल की पहुंच काफी गहरी थी। उसे लग रहा था कि डिंपल ने एक ही बार में पूरा गेम सिर्फ इस आदमी के दम पर ही पलट दिया, लेकिन शी इस आदमी को ही पलट कर डिंपल के खिलाफ खड़ा कर देना चाहती थी। वो इस बात का सपना देख रही थी। ठीक इसी वक्त दोनों की स्क्रीन पर मैसेज आया, सर ने रूम छोड़ दिया है। इधर लकी ने अपने फोन की स्क्रीन की ओर देखा। जब उसने आखिरी में डिंपल की आंख से गिरते हुए आंसू को देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने उसकी मदद कर दी। उन दोनों ने जो वक्त सालों तक इतने साथ एक दूसरे के साथ बिताया, उसी के नाते लकी का दिल पिघल गया था। जैसे ही लकी अपना फोन रखकर सोने के लिए जाने वाला था, तभी डिंपल के लाइव रूम से उसने एक मैसेज किया, सर मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं तो डिप्रेशन में जाने वाली थी। अगर आज आप आकर मेरी मदद नहीं करते ना सर, तो मैं शायद मर जाती। मैं तो इस लाइफ में अभी अभी नई आई हूँ। भले ही मेरा चेहरा अच्छा ना हो या फिर भले मैं अच्छी ना दिखती हूँ, लेकिन अगर आज मुझसे कोई कहता ना कि अपने कपड़े उतार दो, तो शायद मुझे वो भी करना पड़ जाता। लकी जानता था कि ये डिंपल सब किस लिए लिख रही थी। उसके बहाने वो बाकी के अमीर लड़कों को फंसाने के बारे में सोच रही थी। उसे डिंपल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसने सिर्फ अपना अंगूठा ऊपर उठा दिया। डिंपल तो उसका अंगूठा देखकर भी पागल हो गई। फिर उसने एक नजर शी की तरफ देखा। सब कुछ खत्म हो चुका था, फिर भी वो अपने लाइफ में जुड़ी हुई थी। डिंपल को ये डर लग रहा था कि कहीं शी उसका ये अंगूठा ना देख ले। वैसे सर आपका नाम क्या है? डिंपल ने पूछा। लकी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि डिंपल को इसी तरह से धोखा में रखना सही होगा, इसलिए उसने लिखा, सुभाष। अरे हाँ सर, कल शाम को प्रतीक सर ने सिल्वर सिटी होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। क्या आपको उन्होंने बुलाया नहीं था या आप गए ही नहीं थे वहां पर? डिंपल का दिमाग जैसे ही ठिकाने पर आया, उसे तुरंत कल की पार्टी के बारे में याद आया। वो इस मामले का इस्तेमाल करते हुए उसके बारे में और जानकारी निकालना चाह रही थी। साथ ही वो उससे मिलकर लकी को उसकी पहचान का इस्तेमाल करने की सजा भी देना चाह रही थी। क्यों, क्या हुआ? सर आपको पता है कल क्या हुआ? कल कोई आपका नाम अपना कर ना पार्टी में घुसाया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने प्लैटिनम का 8 लाख रुपए का नेकलेस भी जीत लिया, वो भी आपके नाम पर। सर बाकी लोग तो उस आदमी को नहीं जानते, लेकिन मैं उस आदमी को जानती हूँ। अगर आप चाहो तो मैं उसे पकड़कर आपके सामने खड़ा कर सकती हूँ। डिंपल ने खुश होते हुए कहा। उसे लकी से बदला लेने का कोई और मौका मिल गया था। इधर उसका मैसेज पढ़कर लकी को हंसी आ गई। इतना सब होने के बाद भी वो लकी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अरे छोड़ो उसे, 8 लाख रकम मेरे लिए कोई बहुत बड़ी रकम थोड़ी है। अगर उसने पैसे ले लिए तो लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिंपल अभी भी यही चाह रही थी कि वो असली सुभाष के दबदबे का इस्तेमाल करते हुए लकी को जेल भिजवा दे, लेकिन जब उसने देखा कि सुभाष को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसका मुंह उतर आया। लेकिन अगले ही पल उसे यह आश्चर्य भी हुआ कि अगर उस आदमी के लिए 8 लाख रुपए भी कोई बड़ी रकम नहीं थी, तो इसका मतलब था कि वो आदमी अपने आप में कितना बड़ा आदमी था। वैसे सर, मैं आपको कैसी लगी? डिंपल ने काफी देर की हिचक के बाद आखिरकार ये सवाल पूछ लिया। डिंपल वैसे तो ये बात जानती थी कि वो काफी खूबसूरत थी और वो किसी भी लड़की को रूप के मामले में दामाद दे सकती थी, लेकिन फिर भी वो सुभाष के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसे
आगे बात करने का मौका ढूंढ रही थी। उसके सामने इतना अच्छा मौका था, तो वो इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। तुम काफी मुझे कुछ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की जैसी लगती हो, लकी ने धीरे से कहा। जैसे ही डिंपल ने यह सुना, उसके होश उड़ गए। उसे लग रहा था कि अब गेंद उसके पाले में थी। अब बस वो इतना जानना चाहती थी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए उसके दिल में क्या भाव थे। सर, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड वो कैसी दिखती थी? डिंपल ने पूछा। जब लकी ने उससे कहा कि वो बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती थी, तब डिंपल के दिमाग में एक छवि तो उभर आई, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में अपने मुंह से सुनना चाहती थी। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वो दिखने में तो काफी सुंदर थी, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वो काफी गरीब थी और इसलिए हमेशा अमीर लड़कों को ढूंढती रहती थी। वो इतनी खराब लड़की थी कि मेरी पीठ के पीछे वो किसी और लड़के के साथ भी सो गई थी। लकी ने इधर से मैसेज किया। ओह, आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसी लड़की को छोड़ दिया सर। आपके जैसे सीधे और ईमानदार व्यक्ति के साथ कैसे रहना चाहिए, शायद इस बात की उसमें अकल नहीं थी। मुझे ये सुनकर काफी बुरा लगा सुभाष सर, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उसका ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और एक दिन वो आपको छोड़ जाने की वजह से ना दर दर की ठोकरें खाती हुई नजर आएगी, देखना। क्योंकि ऐसी किसी लड़की से कोई भी आम लड़का प्यार करना क्यों ही पसंद करेगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? बस अब तुम्हें इसके आगे कहने की कोई जरूरत नहीं है, लकी ने कहा। क्यों सर, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? कहीं आपके मन में उसके लिए अभी भी कुछ बाकी तो नहीं है? अगर है तो सर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है। और मैं तो आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं भले ही उसके जैसी दिखती हूँ, लेकिन मुझ में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं उसके जैसे बिल्कुल नहीं हूँ सर। वैसे तो मुझे सर किताबें पढ़ने का शौक है और मेरा एक लड़के के साथ 4 साल से रिलेशन था, लेकिन कभी उसे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी थी। मैंने उससे साफ कह दिया था जो भी होगा शादी के बाद ही। उससे इस बात का बुरा लगा और वो हमारे 4 साल के रिलेशन को लात मारकर चला गया। उसके बाद से मैं सिंगल हूँ सर और कोई अच्छा आदमी ढूंढ रही हूँ। जैसे ही लकी ने अपने फोन की स्क्रीन पर उसका ये मैसेज देखा, उसकी मुस्कान और ज्यादा करवाहट में बदल गई। उसे डिंपल के इस झूठ पर काफी गुस्सा आ रहा था। हाँ ठीक है, अब मैं भी काफी थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ सर, आप आराम से सो जाइए, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। गुड नाइट। लकी ने उसका मैसेज बिना देखे ही कोने में पटका और फिर अपनी आंखें बंद कर दी, पलंग पर लेट गया। अगले दिन सुबह राधिका और लकी कैंटीन में नाश्ता करने के लिए मिले। उन्होंने अपना नाश्ता खत्म किया। उसके बाद राधिका अपनी नोटबुक लाई और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में चली गई। इधर लकी भी कैंटीन से टीचर्स की बिल्डिंग में चला गया। लकी! तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। लकी ने जब घूमकर देखा तो पाया डिंपल एक प्लास्टिक की थैली लिए लकी की ओर बढ़ती चली आ रही थी। थैली काफी भारी दिखाई दे रही थी और डिंपल उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लकी उसे देखकर ही बीच में रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब डिंपल उसके साथ क्या करना चाह रही थी और वो उस थैली में क्या लेकर आई थी। क्या डिंपल फिर से उसके सामने कोई तमाशा खड़ा करना चाह रही थी? उसकी मुस्कान देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। क्या वो लकी को फिर से कुछ खरी खोटी सुनाने वाली थी? क्या होने वाला था इन दोनों के बीच आगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब लकी ने देखा कि डिंपल की शक्ल रोने जैसी हो गई थी, तो उसने भले मन से उसे 1 लाख रुपए देकर आखिर में उसे जिता दिया। लकी से उसकी ऐसी शक्ल देखी नहीं जा रही थी। इधर डिंपल ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुभाष बताया था। डिंपल के दिमाग में लट्टू चालू हो गए थे और वो उसे असली सुभाष समझकर लकी के खिलाफ भड़काने की सोच रही थी, लेकिन लकी ने उल्टा ही उसे लपेटना शुरू कर दिया। इसके बाद अगले दिन जब लकी राधिका के साथ नाश्ता करके बाहर निकला तो उसने देखा कि डिंपल एक भारी सी थैली लेकर उसकी ओर बढ़ती आ रही है। क्या तुम खुश हो लकी? डिंपल ने पूछा। खुश? लकी ने अपने कंधे उचकाते हुए उससे पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही थी। अच्छा, तुम बहुत भोले बन रहे हो ना। कल मैंने तुम्हें बुलाया था ना जूस के लिए। तुम्हें तो लग रहा होगा कि फिर से मैं तुम्हारे लिए मरी जा रही होंगी। तुम्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि मैंने तुमसे वो सब बातें इसलिए कही होंगी क्योंकि मैं फिर से तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, यही ना? डिंपल ने लकी की ओर देखा और हंसते हुए कहा। लकी ने उसे कुछ नहीं कहा और मुस्कुराने लगा। इसके बाद वो वहां से निकला। तुम इसलिए बीच में से जा रहे हो ना कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है? डिंपल ने लकी की ओर घूरते हुए देखा और आगे बोली। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डिंपल तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी और तुम्हारे तलवे चाटूंगी? लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ लकी, और मुझे ये बताने में कोई डर भी नहीं है कि कल मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुमसे पैसे निकलवा सकूं, ताकि मैं वो पैसा राहुल को दे सकूं। मुझे पता है कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा और तुम मेरी बातों में आकर फंस गए होगे, है ना? मैं सही कह रही हूं ना? लकी उसे देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी पागल लड़की की तरफ देख रहा था जो गुस्से के मारे बड़बड़ा रही थी, लेकिन लकी को फिर से उसके ऊपर हंसी आ रही थी। तुम इतनी हंसी किस बात पर आ रही है? डिंपल ने लकी के कंधे पर मारते हुए कहा और फिर आगे बोली। मैं तुम्हें बता देती हूं कि राहुल 1 नंबर का गधा था,
मैं तुम्हें ये बात बता देती हूँ कि तुम भी उससे कुछ कम नहीं हो, तुम दोनों ही मुझे डिजर्व नहीं करते। और मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं तुम दोनों से अलग हो गई, और मैं जितना ज्यादा तुमसे दूर रहूंगी ना, उतना ज्यादा मेरी ग्रोथ होती जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा ना कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। डिम्पल ने फिर उसे हंसते हुए देखा, फिर उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें सच बता देती हूँ। मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है जो कि काफी अमीर परिवार से आता है। वो तुमसे बहुत अमीर है और राहुल से तो बहुत ही ज्यादा अमीर। और कल मैंने उससे बात भी ठीक से नहीं की थी, उससे पहले ही उसने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए। लकी ने जैसे ही उसके मुंह से ये सुना, उसके बाद उसे जोर से हंसी आ गई। अब की बार लकी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो चलो, मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिम्पल ने उसे और ज्यादा जोर से घूरते हुए देखा और बोली, तुम्हें मालूम है वो आदमी कौन है? कौन है? लकी ने भी डिम्पल का साथ देते हुए पूछा। डिम्पल ने अपनी मुस्कान छुपाने के लिए अपनी हथेली को अपने मुंह पर रखा और फिर धीरे से बोली, सुभाष, असली सुभाष। देखा, डर गए ना? ये वही आदमी है जिसका नाम लेकर तुम उस दिन जबरदस्ती प्रतीक की पार्टी में घुस गए थे। मैं उनसे पहले ही बात कर चुकी हूँ, और हाँ, इस मामले में भी ना तुम निश्चिंत रहना, क्योंकि मैं उससे ना ये बताने वाली हूँ कि तुम उसका झूठा नाम लेकर ना सिर्फ उसकी पार्टी में घुसे, बल्कि उसका नाम लेकर तुम्हें नेकलेस भी मिल गया। मैं उससे कहूंगी कि तुमने उसका नाम चोरी किया है, और मैं पूरी जान लगा दूंगी कि इस वजह से तुम्हें जेल भेजा जाए। लकी तो अब डिम्पल की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, और वो आगे बढ़ गया। जिस तरह की अकड़ उसके चेहरे पर थी, वो अकड़ अभी लकी से हजम नहीं हो रही थी। उसे मन ही मन इतना खराब लग रहा था कि उसने उससे नजर फेर ली। वो वहां से निकल गया और सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस गया। लकी, तुम ना 1 नंबर के गधे हो। मैं तुम्हारी ना चोरी के बारे में सुभाष को जरूर बताऊंगी। ऐसा मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे। बस एक बार मैं और सुभाष मिली ना, उसके बाद मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। डिम्पल ने उसके पीछे से उसके ऊपर उंगली उठा दी और उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगी। डिम्पल आज क्लास भी अटेंड करने के लिए नहीं आई थी, और लकी खुद भी डिम्पल की बातों से इतना परेशान हो गया था कि वो खुद भी क्लास के लिए नहीं गया। वो एक जगह खड़ा हो गया और उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आनी शुरू हो गई। इससे पहले कि वो उससे बाहर आ पाता, तब तक क्लास खत्म हो गई थी। जब क्लास से बच्चे बाहर आने लगे तो लकी खुद भी बच्चों के साथ बाहर आ गया। ठीक इसी वक्त उसका फोन बजा। गणेश, जो कि उस कपड़े के शोरूम का मैनेजर था जिसका मालिक लकी था, उसने लकी को फोन किया था। सर, आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। यहाँ शोरूम पर एक कस्टमर आया है और वो हमें काफी परेशान कर रहा है सर। वो हमें बाकी कस्टमर्स को भी हैंडल नहीं करने दे रहा है सर। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे नहीं रोक पा रहे। गणेश ने उधर से परेशान होते हुए कहा। लकी उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने गणेश से कहा कि वो थोड़ी देर तक मामला संभाले, तब तक वो खुद पहुंच जाएगा। इधर उस स्टोर में एक यंग लड़की गणेश से काफी बहस कर रही थी। न सिर्फ वो लड़की गणेश को हड़का रही थी, बल्कि वो साथ में बाकी लोगों को भी डांटी जा रही थी। मॉल की सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ढेर सारे लोग भी इस तमाशे को देख रहे थे। जब मैंने तुम लोगों की दुकान से कपड़े खरीदे हैं तो मैं तुम्हें कपड़े रिटर्न करूंगी ना। उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली को उठाया और चिल्लाते हुए कहा, मैडम, हमने आपसे ये कपड़े 1 महीने पहले खरीदे थे। अब 1 महीने बाद हम आपसे ये कपड़े कैसे रिटर्न ले लें? गणेश उस लड़की को ये बात 1000 बार समझा चुका था, लेकिन फिर भी उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो उसके सामने ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे ये बात पता ही ना हो। अरे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? मैंने इसमें से शायद ही 1-2 ड्रेस पहनी है, और वो भी सिर्फ 1 या 2 बार। इसके अलावा बाकी के जो कपड़े उन्हें तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ले लो वापस इसे। उस लड़की ने तल्ख जुबान में कहा, देखिए, आप जो चाह रही हैं वो नहीं हो सकता। अगर हमने इसे अपने स्टोर में रख लिया तो भी हम इसका पैसा आपको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। अब अगर ऐसे में आप इसे छोड़कर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। जो चीज हमारी बिजनेस की पॉलिसी के खिलाफ है वो काम हम नहीं कर सकते। सॉरी। गणेश जल्द से जल्द इस लड़की से निजात पाना चाहता था। एक तो उसकी वजह से मॉल में तमाशा हो रहा था, और साथ ही उसके बाकी के कस्टमर्स भी खराब हो रहे थे। अरे, ये क्या तरीका हुआ आपकी बात करने का? अगर कोई प्रॉब्लम में है तभी तो वो आपके पास आया ना, तो आप ऐसे पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं उससे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ऊपर प्रेशर बनाओगे तो मैं प्रेशर झेल लूंगी? अगर आज के आज मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला ना, तो मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। देख लो, मैं देख रही हूँ कि आपकी दुकान कितनी बड़ी है, आपकी फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी है, और फिर भी आप लोग कस्टमर्स के हित में काम नहीं कर रहे हैं। हमारी वजह से आपकी दुकान चल रही है और आप हमारे ही राइट्स को हमसे छीन रहे हैं। आप अपनी दुकान बंद तो कर दोगे, लेकिन आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपके लिए क्या मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? उस लड़की ने झेपते हुए कहा। उसकी इस हरकत की वजह से जो लोग उसे देख रहे थे उनकी भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और सब लोग उसके ऊपर बेकार की बातें करने लगे और लोगों को परेशान करने का इल्जाम लगाने लगे। मेरा नाम उर्मिला है, आपको मालूम भी है मैं कौन हूँ। अगर मैंने अपना मुंह खोला ना, और अगर ये कह दिया कि मैं उर्मिला हूँ, तो बता रही हूँ कि तुम लोग मुश्किल में आ जाओगे। मैं बोलूंगी कि तुम लोगों ने मुझे ह्यूमिलेट किया है। उस लड़की ने अपने हाथ अपने सीने के आगे बांध लिए थे। आज वो यहाँ से इतने लोगों को परेशान करने की मकसद से आई थी, इसलिए उसे अपनी खुद की रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं थी। अरे यार, इसको बात करने की कोई तमीज नहीं है क्या?
ये लड़की ऐसे बात करके क्या साबित करना चाहती है? अरे यार, मुझे तो लगता है ना कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। वैसे भी क्यों उस लड़की से बात करके अपना टाइम खराब करना। मैडम, आप अभी स्टोर छोड़कर चले जाइए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। गणेश ने फोन रखा और गंभीर नजरों से उस लड़की को देखने लगा। अरे, तुम लोगों के अंदर कोई शर्म वर्म है या नहीं, या बेच खाई है? उस लड़की ने जैसे ही पुलिस का नाम सुना, उसने अपनी एक थैली में से कपड़ा निकाला और फिर अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसमें आग लगा दी और फिर उसे जलाते हुए कपड़ों को उनके दरवाजे के सामने फेंक दिया। जब बाकी के लोगों ने वहां पर आग लगते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत उसे पैरों से बुझाना शुरू कर दिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यहाँ ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, अगर इनमें से एक में भी आग लग गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, और तो और यहाँ इतने सारे लोग भी खड़े हैं, अगर इस आग की वजह से इन लोगों को कुछ हो जाएगा तो इलाज करवाओगी तुम? गणेश ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा और फिर बिना उसकी बात सुने सीधा उसने पुलिस को फोन लगा दिया। लेकिन उस लड़की की आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस थाने से पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और वहां उस लड़की से उस जली हुई ड्रेस के बारे में पूछताछ कर रही थी। मैंने अपने लिए ये कपड़े खरीदे थे और जहां मैं ये कपड़े जला रही हूँ वो जगह इस स्टोर से 1 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में अगर मैं अपने खरीदे हुए कपड़े जला रही हूँ तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन सब ने पुलिस को यह बताना शुरू कर दिया कि ये लड़की कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी, लेकिन कानून के हिसाब से वो अपने कपड़ों के साथ कुछ भी कर सकती थी और साथ ही उसके जलते हुए कपड़ों से किसी का नुकसान भी नहीं हुआ था, इसलिए पुलिस अफसर उसे चाहकर भी अरेस्ट नहीं कर सकता था। देखिए, मुझे लगता है कि आपको इसके कपड़ों के पैसे दे देना चाहिए। मुझे तो ये लड़की पैसों के पीछे पागल नजर आ रही है। आप प्लीज अगर इसे पैसे दे देंगे तो शायद इसके दिल को तसल्ली आ जाएगी। उस पुलिस वाले ने शांति से गणेश को समझाते हुए कहा, सर लेकिन ये हमसे अपना पूरा पैसा वापस मांग रही है ना, और इसके अलावा इसके कपड़ों पर कोई टैग भी नहीं है और ये यहाँ आई भी 1 महीने बाद। अगर ऐसे में इसने अपने कपड़ों को यूज किया होगा तो मैं ऐसे कैसे इसे पैसे रिफंड करवा सकता हूँ, बताएं आप? जिस तरह से पुलिस वाला इस पूरे मसले को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, उसे सुनकर गणेश काफी परेशान हो गया। लेकिन इधर पुलिस के हिसाब से तो वो पूरा मामला काफी पेचीदा था। अरे सर, ये भी है ना कि ये दुकान मेरी नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ मैनेजर की तरह काम करता हूँ और बिना ओनर के मैं इस मामले में अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले नहीं सकता हूँ। फिर गणेश और पुलिस वाला उस लड़की को चिंतित नजरों से देखने लगे। इधर उस लड़की की शक्ल देखकर ये बात समझ आ रही थी कि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था और ना ही वो इतनी जल्दी हार मानने वाले में से थी। अपना पैसा लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। फिर भी जब उसने गणेश को परेशान होता देखा और उसकी शक्ल देखी तो उसे लगा कि अब तो इस खेल में वो जीत ही जाएगी। एक्सक्यूज मी, मुझे अंदर जाने दीजिए। इतने में पीछे भीड़ में से किसी की आवाज आई। लकी मॉल पहुंच चुका था और अपने शोरूम के पास पहुंचने वाला था। वो भीड़ से होते हुए गणेश की ओर बढ़ रहा था। बाहर उसने पुलिस की गाड़ी भी देखी। तब से उसकी चिंता काफी बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी लड़की थी जो इतना सारा उत्पात मचा रही थी। लकी भीड़ से होता हुआ शोरूम के पास गया। जैसे ही उस लड़की की नजर लकी के ऊपर पड़ी तो उसकी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई। ना जाने क्यों उसका रंग रूप बदल गया और लकी की नजर से बचने के लिए वो पीछे की ओर मुड़ गई। उसने अपना चेहरा ढक लिया। उसे डर लग रहा था कि कहीं लकी उसे देख ना ले। आखिर कौन थी वो लड़की? लकी से क्यों वो मुंह छिपा रही थी? क्या लकी का उसके साथ कोई जुड़ाव था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सर पॉकेट एफएम पर। उस लड़की ने लकी के शोरूम के सामने उत्पात मचा रखा था। वो 1 महीने पहले जो कपड़े लेकर गई थी, आज उन्हीं कपड़ों को वापस लाकर उनका पैसा मांगने वाली थी। गणेश उसे पॉलिसी समझा समझा कर थक गया था, लेकिन वो लड़की सुनने को राजी ही नहीं थी। पूरी भीड़ के सामने उसने तमाशे को और बड़ा करने के लिए कपड़ा ले लिया और आग लगाकर उनके दरवाजे पर फेंक दिया। गणेश ने घबराकर पुलिस बुला लिया, लेकिन पुलिस वाले भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वहां पर लकी पहुंचा, ना जाने क्यों उस लड़की को क्या हो गया और उसने पलटकर अपना मुंह छिपा लिया। अरे सर, आप आ गए। ये देखिए ना सर, ये लड़की बेकार में कब से सबके सामने ड्रामा किए जा रही है, परेशान कर रही है सबको। अब इसने ड्रेस जलाकर उधर फेंक दी, फालतू का ड्रामा कर रही है सर। गणेश दौड़ता हुआ लकी के पास आया और उससे कहा। लकी ने भी जब उस लड़की की इस तरह की हरकतें सुनी तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने एक बार के लिए उस जली हुई ड्रेस को देखा और फिर उस लड़की की ओर देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, वो हैरान रह गया। डिंपल! वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डिंपल ही थी। डिंपल ने लकी के मुंह से जब अपना नाम सुना तो वो पीछे की ओर मुड़ गई। वो भी लकी को उसी हैरानी के साथ देख रही थी जिस हैरानी से लकी उसे देख रहा था। क्या कहा तुमने इसे? सर, डिंपल ने हकलाते हुए पूछा। हाँ, यही है हमारे सर, गणेश ने कहा। डिंपल को उसके कहे के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका माथा किसी कूड़ेदान की तरह हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या तुम सच में यहाँ की ओनर हो? डिंपल ने लकी की ओर देखा और बड़बड़ाते हुए पूछा। लकी का हुलिया देखकर वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी यहाँ का मालिक हो सकता था। लकी ने उसका सवाल के जवाब में हाँ में गर्दन हिला दी।
डिम्पल को ऐसा लगा कि 1 सेकंड के अंदर ही उसका दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया था। भाई साहब सुनिए, मुझे लगता है कि आपको इससे कुछ पैसे दे देना चाहिए। इस तरह के लोग थोड़े ही पैसों के लिए हमारे और हमारे शहर की शांति को भंग कर देते हैं। इसलिए अगर आप इन्हें थोड़े पैसे दे देंगे तो ये भी शांत हो जाएंगे और हमारा शहर भी शांत हो जाएगा। पुलिस वाले ने आगे आते हुए कहा, लेकिन वहां खड़े बाकी के लोग पुलिस वाले की इस बात का समर्थन नहीं कर रहे थे। उनके हिसाब से अगर वो डिम्पल को पैसे दे देते तो फिर कल से वो और भी ज्यादा लोगों को परेशान करने लगती। उसके इस तरह के व्यवहार को, इस हरकत की वजह से और भी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला था। और इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना था कि लक्की को इसमें कोई नुकसान नहीं झेलना चाहिए था। शोरूम का मालिक होने के नाते उसने सारे नियमों का पालन किया था। अब अगर वो आज डिम्पल को पैसे दे देता तो कल को बाकी के कस्टमर्स भी इसी तरह से पैसे मांगने के लिए आ सकते थे और इसमें शोरूम की साख खराब हो सकती थी। लकी डिम्पल को उस जगह पर खड़ा देख रहा था। फिर उसने गणेश की ओर देखा और कहा, एक बार देखो इसके कपड़े का टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है और उन्हें उनके ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से कंपेयर कर लो। लकी ने कहा। ये सुनते ही गणेश की आंखें बड़ी हो गई, उसकी बाहें तन गई। हैं? लेकिन क्योंकि लकी उसका मालिक था और वो उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने अपना ही थूक निकलते हुए कहा, ठीक है सर, मैं अभी काउंट कर देता हूं। गणेश ने डिम्पल के हाथ से प्लास्टिक की थैली ली और फिर काउंटर के पास चला गया। बाकी के स्टाफ्स भी उसके साथ आ गए और वो कपड़े के पैसे जोड़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद गणेश ने सारा हिसाब लगा लिया था। वो अपने हाथ में पैसा लेकर आया और लकी से बोला, सर मैंने सारा हिसाब लगा लिया है, कुल मिलाकर 20,000 बन रहे हैं। लेकिन सर क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हमें मैडम को पैसे दे देने चाहिए? गणेश ने पूछा। लेकिन लकी के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने गणेश के हाथों से चुपचाप पैसे लिए और फिर डिम्पल की ओर जाकर उसके हाथों में पैसे थमा दिए। डिम्पल ने एक बार के लिए पैसों की तरफ देखा और फिर लकी की ओर देखने लगी। अचानक से डिम्पल को यह महसूस हुआ कि उसका दिल बुरी तरह से जल रहा था। उसे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि लकी सच में उसे ये पैसे देना चाह रहा था, बल्कि इसके उलट उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी उसकी बेइज्जती कर रहा था और उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जब डिम्पल के दिमाग में यह ख्याल आया तो उसने गुस्से में लकी के हाथ से पैसे लिए और उसे लकी के मुंह पर ही मार दिया। फटीचर कहीं के, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि ढेर सारे लोगों के बीच में मेरी इज्जत खराब कर सको। लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो तुम्हारे पास है ना उससे तुम डिजर्व नहीं करते हो। उससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो? मेरी नजर में ना तुम अभी भी किसी सड़क छाप कुत्ते से कम नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसे आदमी मेरी इज्जत डाउन करने की भी कोशिश करे। डिम्पल लकी के ऊपर पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। सारा पैसा जमीन पर बिखर गया था और साथ ही डिम्पल के मुंह से भी लार टपकने लगी थी। गणेश इस बात पर डिम्पल से बहस करना चाह रहा था, लेकिन लकी ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब बाहर जो लोग खड़े थे उनसे डिम्पल का यह तमाशा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने डिम्पल को जोर जोर से गालियां देना शुरू कर दिया। ठीक इसी वक्त डिम्पल लकी को ऐसे देख रही थी जैसे वो अपने पिता के कातिल को देख रही हो। उसका मन तो ऐसे कर रहा था जैसे वो लकी के टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दे। उसने अपने दांतों को भींच लिया और उसके बाद मुट्ठी बंद करते हुए लकी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। अरे ये लड़की पागल हो गई है क्या? इसको इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? वहां खड़े लोगों ने डिम्पल के बारे में फिर से बात करना शुरू कर दिया। सर आप चाहें तो इसे हाथ उठाने की जुर्म में गिरफ्तार करवा सकते हैं। आप बोले तो मैं इसे अभी के अभी थाने ले जाता हूं। पुलिस वाले ने लकी को सलाह देते हुए कहा, अरे नहीं, जाने दीजिए इसे। लकी ने सिर खुजाते हुए कहा, आसपास के लोग और वहां की पुलिस उसे डिम्पल के साथ भले ही कुछ भी करने के लिए कह रही हो, लेकिन लकी अपना मन नहीं बदलने वाला था। जबरदस्ती का ये ना अच्छा होने का दिखावा करना बंद कर दो लकी। सबको मालूम है कि तुम अंदर से कितने सड़े हुए इंसान हो और मुझे तुम जैसे आदमियों के लिए ना दया की कोई भीख की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे सड़े हुए पैसे की कोई जरूरत है। लकी तुम बस इंतजार करो और देखते जाओ। आज जो तुमने मेरे साथ किया है ना वो मैं जल्द ही तुम्हारे साथ करूंगी और इससे ज्यादा बुरी तरीके से करूंगी। इसके बाद डिम्पल ने वहां खड़े हुए लोगों को धक्का दिया और आगे निकल गई। उसके जाने के बाद पुलिस और वहां खड़े लोग भी निकल गए। सर आपको नहीं लगता कि आपने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही दया दिखाई है? मुझे लगता है ना कि आपको उसे माफ इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए था। गणेश ने लकी से कहा। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी गणेश। लकी ने धीरे से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। ओह, यह बात सुनते ही गणेश का मुंह खुला का खुला रह गया। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि लकी क्या करना चाह रहा था। सर मुझे माफ कर देना, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। अरे नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी अब मैं किसी और के साथ हूँ। तुम्हें याद होगा पिछली बार जिस लड़की के साथ आया था मैं। चलो अब मैं निकलता हूँ, वापस कॉलेज जा रहा हूँ और कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर लेना बेझिझक। लकी ने कहा और वहां से निकल गया। दोपहर हो चुकी थी और वो खाना खाने के लिए राधिका के पास चला गया। इधर डिम्पल भी ऑटो से फिर कॉलेज आ गई। जब उसे फिर से वो 20,000 रुपए याद आए तो उसे काफी बुरा लगा। उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया और उसे शायद वो पैसा ले लेना चाहिए था। लेकिन डिम्पल को यह भी अच्छी तरह से मालूम था कि अगर लकी फिर से उसके हाथों से पैसे देता तो शायद फिर से उसके मुंह पर वो पैसे दे मारती। वो पैसा तो लेना चाह रही थी लेकिन वो लकी के सामने हार नहीं मानना चाहती थी। डिम्पल चुपचाप इन्हीं सब ख्यालों में उलझी हुई कॉलेज की ओर चले जा रही थी।
उसके मन में लकी के लिए ढेर सारे सवाल खड़े हुए जा रहे थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा कि लकी इतने बड़े शोरूम का मालिक था और ये बात उसे पहले नहीं पता थी। इस बात पर भी वो यकीन नहीं कर पा रही थी। वो इतने सालों से लकी के साथ थी, फिर भी आज वो अचानक इस शोरूम का मालिक कहां से हो गया। डिंपल को वैसे तो बहुत सारी चीजों से दिक्कत हो रही थी, लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे वो नकार नहीं सकती थी, और वो थी लकी अब अमीर बन चुका था। अगर उन दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो न सिर्फ डिंपल के कपड़ों की किल्लत खत्म हो जाती, बल्कि वो लकी के साथ खुद भी उस शोरूम की मालकिन हो सकती थी। जब डिंपल ने ये सब सोचा तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके दिल में छेद कर रहा था। चलते चलते वो कब लाइब्रेरी के पास पहुंच गई उसे पता नहीं चला। दीदी दीदी ये देखो, हमारे कॉलेज में ये सीनियर हैं, उन्होंने एक फोटोग्राफी की एग्जीबिशन लगाई है और पिछले 4 सालों में उन्होंने ना कॉलेज में अपनी नजर से जो कुछ भी देखा उन चीजों को उन्होंने फोटोग्राफ किया है। एक लड़की ने डिंपल का हाथ पकड़ा और उसे उस दीवार के पास ले गई जहां वो फोटोज लगे थे। उनमें से एक फोटो के अंदर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के अगल बगल में चल रहे थे। उस लड़के के कपड़े काफी पुराने थे और उसकी जीन्स के घुटने में भी एक छेद था। भले ही लड़की के कपड़े भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर फिर भी वो लड़के के कपड़ों से तो काफी अच्छे दिख रहे थे। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि लकी और डिंपल ही थे। डिंपल ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने वो तस्वीर देखी, उसकी आंखों के आगे वो दिन याद आ गए। लकी, अगर किसी दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे तो तुम क्या मुझे छोड़ दोगे? डिंपल ने उस दिन लकी से पूछा था। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा। मेरे पैसों को कैसे मैनेज करना है ये तुम देख लेना, लकी ने उसे मुस्कुराते हुए उस रोज कहा था। तब डिंपल ने मुड़कर लकी की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा और बोली थी, सच में? क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? ये सवाल सुनते ही लकी का चेहरा काफी गंभीर हो गया था और उसने उसी तरह से डिंपल की ओर देखते हुए कहा था, मैं तुमसे कब से झूठ बोलने लगा यार? मेरे दिल में तुमसे ज्यादा और किस इंसान के लिए जगह है? जब तक तुम मेरे साथ खुश हो तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। डिंपल ये बात सुनकर उस रोज गर्व से भर आई थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम बातें बहुत मीठी करते हो लेकिन जेब तुम्हारी खाली है। तुम अमीर आदमी तो बनना चाहते हो, लेकिन जिस तरह के तुम्हारे ख्याल है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम इस जन्म में भी अमीर बन पाओगे। अब चलो बाहर कुछ खाकर आते हैं। उस दिन लकी और डिंपल के बीच जो बातें हुई थी वो आज भी डिंपल के जहन में ताजा थी। जब उसे कोई कहता कि लकी एक बहुत अमीर आदमी होने वाला है तो शायद वो उसकी बातों को नहीं मानती, लेकिन आज जब लकी अमीर बन चुका था और डिंपल इस सच को पचा नहीं पा रही थी, वो तो अमीर हो गया था लेकिन उनका रिश्ता खराब हो गया था। डिंपल ने जैसे ही इस बारे में सोचा उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने रोते हुए ही उस तस्वीर को देखा और फिर वहां से उतार कर उसे फाड़ दिया। उसने उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि कोई चाह कर भी उसे जोड़ नहीं सकता था। फिर उसने उसे जमीन पर फेंका और वहां से रोते हुए निकल गई। इधर लकी भी कॉलेज आ गया था। दोपहर हो चुकी थी। उसने राधिका को लंच करने के लिए कैंटीन में बुलाया। जब लकी ने वहां ऑर्डर दिया तो राधिका ने कहा, तुमने बहुत ज्यादा मंगवा लिया लकी। लकी उसे चुपचाप देखे जा रहा था। राधिका पिछले 2 दिनों से पढ़ाई में लगी थी। उसने 2 चोटी बना रखी थी और उसमें से एक चोटी कंधे के आगे की ओर आ रही थी। उसका चेहरा काफी सुंदर दिख रहा था। राधिका, आज तुम काफी सुंदर लग रही हो। लकी ये कहे बिना रह नहीं पाया। राधिका उसकी ये बात सुनकर हैरान परेशान हो गई। फिर उसने अपना सिर नीचे झुकाया और शर्माने लगी। उसने बाद में अपना सिर ऊपर उठाया और लकी की ओर देखा। उसके चेहरे पर वो मुस्कान अभी भी बरकरार थी। लकी अभी भी पागलों की तरह उसे देखे जा रहा था। तुम्हें न सिर्फ बातें बनानी आती है लकी, राधिका ने कहा। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं यार, सच में कह रहा हूं, लकी ने कहा। और राधिका को ऐसा लगा जैसे लकी के इन शब्दों ने उसके दिल पर दस्तक दे दी थी, लेकिन लकी ने देखा कि उसका असर उल्टा हुआ। राधिका अपनी तारीफ सुनने के बाद उदास हो गई और अचानक दरवाजे की ओर देखने लगी। राधिका, क्या हुआ? लकी ने पूछा। नहीं अब कुछ नहीं, उसने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा। अरे बताओ ना क्या हुआ? लकी ने फिर से पूछा। अरे कुछ नहीं हुआ ना, तुम खाना खाओ, राधिका ने उससे नजर बचाते हुए कहा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि राधिका को अचानक क्या हुआ था। आखिर वो तारीफ सुनने के बाद भी उदास क्यों हो गई थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने डिंपल को पैसे तो दे दिए थे, लेकिन जब डिंपल को लगा कि लकी सबके सामने उसे जलील करने की कोशिश कर रहा था तो उसने उसका पैसा उसके मुंह पर ही मार दिया था और वहां से चली गई थी। डिंपल वो पैसा लेना तो चाहती थी, लेकिन वो लकी के सामने हार नहीं मानना चाहती थी। फिर जब वो कॉलेज आई तो एक तस्वीर देखकर उसे वो दिन याद आ गए जब वो और लकी एक साथ हुआ करते थे। वो अक्सर लकी के अमीर हो जाने की बात किया करती थी। आज लकी अमीर तो हो गया, लेकिन डिंपल उसके साथ नहीं थी। इस बात का उसे बहुत बुरा लगा। उसे गुस्सा आ रहा था। मूड तो राधिका का भी ठीक नहीं था। लकी ने इतनी प्यार से उसकी तारीफ की थी, लेकिन उसे सुनकर वो उदास हो गई थी। पर राधिका क्या हुआ बताओ तो, लकी ने फिर से पूछा। तब तक राधिका की पलकों की कोरों पर आंसू आ चुके थे। उसने फिर से उन्हें छिपाते हुए लकी की ओर देखा और बोली, लकी
मुझे ना मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, राधिका ने अपना सिर ऊपर की ओर उठाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू के साथ दर्द भी था। लकी को जब उसके रोने के पीछे का असली कारण पता चला तो वो निःशब्द हो गया। उससे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। राधिका ने अपने कोरों पर से आंसू हटाए और बोली, मेरा परिवार यहाँ से दूर एक छोटे से गांव में रहता है लकी। मैं जब से छोटी थी ना, तब से बस हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते थे। अब जब मैं पढ़ाई करने के लिए इधर कॉलेज आ गई हूँ तो इधर मेरी माँ अकेली है। अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा रही हूँ ना, लेकिन मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि वो उधर बैठकर क्या कर रही है, क्या खा रही है। मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। इतना कहते ही राधिका के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। लकी ने जब उन्हें देखा तो उसे ऐसा लगा कि बर्फ पिघल रही थी। लकी अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर उसने राधिका के गले में अपना हाथ डाला और उसका सिर अपने सीने पर टिका लिया। सच में लकी, मेरी माँ की बहुत याद आती है मुझे। राधिका अब अपने आप को ज्यादा नहीं रोक पा रही थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज लकी के दिल में किसी तीर की तरह चुभे जा रही थी। अरे राधिका, इसमें रोने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है ना, तो चलो मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ ना। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें 2 दिन के अंदर अपनी माँ से मिलवा दूंगा, लकी ने राधिका को समझाते हुए कहा। और वो सच में राधिका को अपनी माँ से मिलवाने के लिए उसे 2 दिन के अंदर उसके गांव ले जाने वाला था। अरे राधिका, तुम वापस आ गई। ठीक इसी वक्त एक जोड़ा जिसके हाथ में अपनी थाली ले रखी थी, वो लकी की टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि चारू और आकाश ही थे। चारू वही लड़की थी जो राधिका के गांव से थी और उसे राधिका से मिले 1 महीने से भी ज्यादा बीत चुका था। अभी 2 दिन पहले ही जब उन्होंने सुना कि कमलनाथ सर का पैसा लकी ने नहीं बल्कि राहुल ने चुराया था, तो उनके भी होश उड़ गए थे। इस बात से उन दोनों को यह भी समझ आ गया कि लकी सच में एक अमीर आदमी था। राधिका, तुम रो क्यों रही हो? चारू ने पूछा। अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, वो बस खाते हुए आंखों में उंगली लग गई थी तो आंसू आ गए, राधिका ने चारू से कहा। वो अपना दुख और किसी से नहीं बांटना चाहती थी। ओह अच्छा लकी, क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि तुम्हारा परिवार करता क्या है? चारू ने बिना राधिका से आगे बात किए सीधा लकी की ओर मुड़कर देखा। आकाश और चारू दोनों ही तब से लकी के बारे में जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। जब से राहुल को गिरफ्तार किया गया, अगर वो ऐसे ही रास्ते चलते 5 लाख रुपए दान कर सकता था तो इसका मतलब था कि उसके पास काफी जमीन थी। जितना वो सोच रहे थे, अगर लकी का परिवार सच में उतना ही अमीर था तो फिर वो आगे चलकर लकी से किसी भी तरह की मदद मांग सकते थे। आकाश और चारू अपने मन में क्या सोच रहे थे ये लकी नहीं सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता था। अरे मुझे असल में लॉटरी लगी थी चारू। लॉटरी की रकम 10 लाख रुपए थी। मैं उसे जीतने के बाद काफी नर्वस हो गया था और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने वो सारा पैसा ना दान कर दिया। इसके बाद मैं और राधिका 1 महीने के लिए घूमने निकल गए और वहां हमने बाकी का बचा पैसा खत्म कर दिया। बस इतनी सी बात है। लकी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। क्या सच में तुम्हारी लॉटरी लगी थी? चारू और आकाश ये बात सुनकर झटका खा गए। मैंने सुना था कि अभी यहाँ 1 महीने पहले ही किसी आदमी को 10 लाख की लॉटरी लगी थी और उसके बारे में तो न्यूज भी आई थी। वो आदमी तुम ही थे क्या जिसके बारे में न्यूज छपी थी? चारू ने लकी से पूछा। लकी को अपने मन में उसका ख्याल सुनते ही हंसी आ गई। अरे अरे तुम सबको उसके बारे में पता है? लकी ने अपनी नाक खुजाते हुए कहा। अरे यार। उसके मुंह से ये बात सुनते ही चारू ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे लग रहा था कि लकी सच में कोई अमीर आदमी था, लेकिन उसकी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। लेकिन फिर उसने उसी बात से संतोष भी हो रहा था कि लकी एक अमीर आदमी नहीं है। अब वो फिर से राधिका को अपनी नजरों के सामने एक फटीचर मान सकती थी। अगर लकी सच में कोई अमीर आदमी होता तो उसे बेकार में राधिका जैसे फटीचर लड़की को सम्मान देना पड़ता, लेकिन अब वो जैसे चाहे वैसे उसके साथ व्यवहार कर सकती थी। चारू और आकाश दोनों को ये बात सुनकर काफी अच्छा महसूस हुआ। तभी अचानक से चारू की माँ का फोन आया और वो उनसे बात करने के लिए बाहर चली गई। इधर आकाश लकी को बहुत ही घिन भरी नजरों से देख रहा था। पहले तो वो बेकार में उससे डरा हुआ था, लेकिन जब उसे पता चला कि लकी तो फटीचर का फटीचर ही था तो फिर उसके सामने चौड़ा होकर वो खड़ा हो गया। चारू ने अपनी माँ से बात खत्म की और फिर आकाश के पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर बोली। आकाश, मेरी माँ ने कहा ना कि कल मुझसे मिलने आ रही है वो। क्या तुम्हारी माँ कल आ रही है? ये तो बड़ी खुशी की बात है चारू। मैं भी अपने होने वाली सासू माँ से मिलना चाहता हूँ यार। आकाश ने उछलते हुए कहा। चारू को उसकी ये बात सुनकर काफी अच्छा लगा और फिर उसने राधिका की ओर देखते हुए कहा। राधिका, कल मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अब तुम्हें तो पता ही है कि हमारा गांव कितना दूर है और आने जाने रहने खाने में कितना सारा पैसा लग जाता है। ऐसे में मेरी माँ तो इसलिए मुझसे मिलने आ पा रही है क्योंकि हमारे पास तो पैसा है। अब अगर जब कभी तुम्हारे पास भविष्य में पैसा है ना तो उसे बस ऐसे ही खर्च मत कर देना या उड़ा मत देना। अगर तुम्हारे पास अभी भी वो 10 लाख रुपए होते तो तुम भी अपनी माँ से मिलने के लिए उन्हें बुला सकती थी। वो शायद ना भी बुला पाती क्योंकि भले ही तुम अपनी माँ को ट्रेन का टिकट ना दे पाती, लेकिन क्या पता वो रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंच पाती। क्या यार, चारू ने कहा और जोर जोर से हंसने लगी। आकाश भी इधर उसका साथ दिए जा रहा था।
चारू के मुंह से अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर राधिका को गुस्सा आ गया और वो उसे घूर कर देखने लगी। सुनो, मेरी माँ के बारे में ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, राधिका ने उसे तल्ख लहजे में कहा। अरे मैंने कुछ गलत कहाँ कहा? मैं तो जो कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ ना। और मैं तो ये भी सोच रही थी कि अगर मेरी माँ आ रही है तो साथ में तुम्हारी माँ को भी ले आती, लेकिन तुम अपना एटीट्यूड तो देखो, तुम्हें भी जरा भी बात करने की तमीज नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपना आइडिया ड्रॉप ही कर देना चाहिए। अच्छा। राधिका ने जैसे ही चारू के मुंह से ये बात सुनी तो वो उछल पड़ी। उसकी माँ को सच में इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ट्रेन में कैसे बैठा जाता है, और जब उसने सुना कि चारू की माँ उसकी मदद कर सकती थी तो राधिका खुश हो गई। वैसे भी अगर उसकी माँ चारू की माँ के साथ आती तो शायद उन्हें आने में कोई परेशानी नहीं होती। हाँ तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और मैं तो ये भी सोच रही थी कि इस बार मैं माँ को ट्रेन की जगह फ्लाइट से बुला लूं और तुम्हारी माँ के टिकट का पैसा मैं ही दे दूंगी। वैसे भी हम दोनों एक ही गांव के हैं और मैं समझती हूँ कि तुम्हारे गांव की क्या हालात हैं, लेकिन तुमने शायद कभी मुझे अपना समझा ही नहीं राधिका। चारू ने यूं ही कहा। सॉरी चारू, वो तुमने माँ के बारे में कहा ना तो मैं सुन नहीं पाई है। राधिका ने भी उसके सामने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, लेकिन उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो चाह रहा था कि राधिका चारू की बातों में ना फंसे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने लकी से खुद को अलग करते हुए कहा, नहीं चारू, तुम चाहो तो मेरी माँ को भी अपनी माँ के साथ बुला सकती हो और बदले में जो तुम कहोगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। चारू राधिका की बात सुनकर मन ही मन सोच रही थी कि राधिका सच में कितनी कमजोर थी। वो तो सिर्फ उससे मजाक कर रही थी, लेकिन राधिका ने तो उसकी बात को सीरियसली ले लिया था। वो राधिका से प्यार से इतना कहना चाह रही थी कि राधिका को अपनी लाइफ में इसी एटीट्यूड को छोड़ देना चाहिए, तभी उसका जीवन सुधर सकता है। ठीक है, अब तुम कह रही हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ राधिका। थैंक यू चारू, थैंक यू सो मच, राधिका ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। जब चारू ने देखा कि राधिका बच्चों की तरह बर्ताव कर रही थी तो उसे उसके ऊपर और भी ज्यादा खौफ होने लगी। राधिका इतनी छोटी सी चीज में इतना ज्यादा खुश हो रही थी, ये तो चारू ने नहीं सोचा था। अब वो फिर से अपने आप को राधिका से बड़ा समझने लगी और वो जैसे चाहे उसे चला सकती थी। उसे लग रहा था कि राधिका इस बात के पीछे पूरी जिंदगी उसके तलवे चाट सकती थी। चारू तुम चिंता मत करो, राधिका की माँ का टिकट का पैसा मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। लकी ने बीच में ही राधिका को बचाने के लिए कूदते हुए कहा। वैसे भी उसे चारू का स्वभाव ज्यादा पसंद नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ 1000 ही रुपए तो हैं, उससे ज्यादा और क्या ही लगेगा, और हमारे पास तो काफी पैसा है ना डार्लिंग? चारू ने बड़े प्यार से आकाश की ओर देखते हुए पूछा। आकाश ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और फिर लकी की ओर हीन भावना से देखते हुए कहा, हाँ, राधिका ने हमसे टिकट लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसके पास टिकट के पैसे नहीं है, और देखा जाए तो इतने पैसे तो तुम्हारे पास भी नहीं है ना। ऐसे में अगर राधिका ने हमसे कुछ कहा तो सोच समझ कर ही कहा होगा। आकाश ने लकी के ऊपर दबाव बनाते हुए कहा। नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो दोनों साथ ही में आए। लकी ने उसके सामने मुस्कुराते हुए कहा। वो बड़ी प्यार से पूरी परिस्थिति से निपटना चाह रहा था। नहीं, इससे मतलब तुम्हारा क्या है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि दोनों साथ में ना आए? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अब तो दोनों साथ में आएंगी और रहेंगी भी साथ में, और उन्हें अलग कैसे रख सकते हो तुम? आकाश ने कहा। लेकिन लकी उसकी बात को अच्छी तरह से जानता था। वो मगरमच्छ की खाल का आदमी था और ऐसे में लकी उसकी कही बातों पर विश्वास नहीं कर सकता था। ठीक है, तो फिर उनके रहने का जो भी खर्चा होगा वो हम देख लेंगे। ये तो तुम्हें चलेगा ना? लकी अब थोड़ा सा बेसब्र हो रहा था। तुम चाहते क्या हो कि चारू की माँ किसी सड़क छाप से लॉज में रहे? नहीं भाई, मैं अपनी इतनी फजीयत नहीं करवा सकता। आकाश ने फिर से उसे नीचा दिखाते हुए कहा। अरे छोड़ो ना आकाश, मुझे नहीं लगता कि लकी इतना खराब कुछ बुक करेगा। इससे भी तो अपनी सासू माँ के सामने अच्छा इंप्रेशन जमाना होगा ना, इसलिए अब अगर ये कह रहा है तो हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए और लकी को ही रुकने का इंतजाम करने के लिए कह देना चाहिए। मुझे लगता है कि लकी जो भी बुक करेगा अच्छा ही करेगा। चारू ने लकी की ओर देखते हुए कहा और आंख मार दी। वो इसे समझाना चाह रही थी कि अकेले ही उसे सारा खर्च नहीं करना चाहिए। वैसे भी आने जाने से ज्यादा पैसा तो रुकने में लगने वाला था। ठीक है लकी, तो रुकने का इंतजाम तुम करो, और राधिका की माँ चाहे कैसे भी हो लेकिन तुम उनके सामने इंप्रेशन तो जमाना ही चाहोगे। आकाश ने हंसते हुए कहा। अब क्योंकि लकी अमीर आदमी नहीं रह गया था, इसलिए चारू और आकाश उसके साथ टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा सकते थे, जिस टेबल पर पहले से ही वो दोनों बैठे हुए थे। इसलिए वो दोनों वहां से आगे निकल गए। लकी ने राधिका के साथ अपना खाना खत्म किया और कैंटीन से बाहर आ गया। राधिका को भी उसकी माँ का फोन आया और उन्होंने उसे बताया कि वो चारू की माँ के साथ में कल दिल्ली आने वाली है। जैसे ही राधिका ने उसकी माँ की आवाज सुनी तो वो मारे खुशी के झूम उठी। बड़े दिनों बाद वो अपनी माँ से मिलने वाली थी। इधर लकी भी उसको इस तरह से खुश देखकर काफी अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में शक था, क्या उसकी माँ लकी को पसंद करती? उसे राधिका की माँ की नजरों में कैसे जगह मिलने वाली थी? अपनी असली पहचान बताने से या बचाने से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डिंपल ने जो तमाशा खड़ा किया उसके बाद में लकी ने उसे पैसे तो दे दिए थे, लेकिन वो उन पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहती थी।
उसने उस पैसे को लकी के ऊपर मारा, मगर लकी ने कुछ नहीं कहा। वो सीधा राधिका से मिलने के लिए आ गया। यहाँ पर चारू और आकाश भी पहुंचे हुए थे और बातों बातों में बात निकली कि चारू की माँ गांव से आ रही थी। उसने कहा कि वो चाहे तो राधिका की माँ को भी बुलवा सकती है। राधिका से भी रहा नहीं गया और उसने हाँ कर दी, पर लकी ने सोचा कि चारू इस बात का राधिका पर गलत दबाव बनाएगी, इसलिए उसने उन दोनों के रुकने का इंतजाम अपने ऊपर ले लिया। हेलो वसीम। लकी जैसे ही वहां से बाहर निकला, उसने सबसे पहले वसीम को फोन मिलाया। जी हेलो लकी सर, कैसे हैं आप? वसीम ने उधर से कहा। लकी ने उसे बताया कि वो अपनी और गर्लफ्रेंड की दोस्त की माँ के लिए 2 कमरे उस होटल में बुक करना चाह रहा था। आपकी गर्लफ्रेंड की मदर के लिए सर? वसीम ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। फिर उसने कुछ एक पल सोचा और बोला, सर मेरी मानिए, हम ऐसा करते हैं कि मेरा जो होटल है वो आपकी गर्लफ्रेंड की मदर के हिसाब से अच्छा नहीं है। आप कहें तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छे होटल का इंतजाम करता हूँ। अच्छा, कौन सा होटल? लकी ने पूछा। वो इतना तो वसीम की आवाज से ही समझ गया था कि जिस होटल की वो बात कर रहा था वो कोई छोटा मोटा होटल नहीं था। सर होटल ब्लू ड्रीम। सर अगर देखा जाए तो उसे पूरी तरह से होटल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आपके पास पैसे भी हैं तो भी वहां पर आसानी से रुकने की जगह नहीं मिलती है। ये अपने आप में इतना बड़ा और इतना इलाइट होटल है, वसीम ने कहा। उसकी बात सुनकर लकी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी। वो भी यही चाह रहा था कि राधिका की माँ पहली बार दिल्ली आ रही थी, इसलिए उन्हें सबसे अच्छी से अच्छी जगह पर रुकवाना जरूरी था। अगले दिन शाम को 5 बजे राधिका की माँ की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी थी। एक 50 साल के आसपास की महिला जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वो रैंप से चलकर बाहर की ओर आ रही थी। उसने एक हैट भी लगाई थी और साथ ही चश्मे भी पहने हुए थे। उसके चेहरे पे ढेर सारा मेकअप लगा था और जब उसने इतना चौड़ा सा रनवे देखा तो उसका दिल भारी हो गया। ये और कोई नहीं बल्कि चारू की माँ चारुलता थी। आज वो अकेले नहीं थी बल्कि अपने साथ अपनी 2 और बहनों को लेकर आई थी। उसकी दोनों बहनें चारुलता के पीछे चली आ रही थी। आज वो पहली बार दिल्ली जैसे भीड़ भार भरे शहर में आई थी। चारुलता से ज्यादा उत्साह तो उनकी बहनों में दिख रहा था। अरे हम लोग आखिरकार पहुंच गए। देखो ना रीना, ये एयरपोर्ट कितना बड़ा है और यहाँ तुम्हें वो नीले शीशे वाली बिल्डिंग नजर आ रही है और इसका रनवे भी कितना खुला हुआ है। इसका और हमारे यहाँ के एयरपोर्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चारुलता ने एयरपोर्ट के आसपास के दृश्य को देखा और उसकी तारीफ करते हुए कहा, हाँ हाँ आप सही कह रही हो, ये काफी ज्यादा सुंदर है। चारुलता दीदी, अगर आपकी बेटी को यहाँ कोई अमीर लड़का मिल जाए तो उसकी जिंदगी भर की टेंशन ही दूर हो जाए। रीना जो उसकी पहली बहन थी उसने कहा। हाँ हाँ, जब भी हम चारू से मिलने आएंगे ना तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, कम से कम उसके घर के रास्ते में हमारे गांव जैसे छोटे छोटे दुकानें तो नहीं होंगी। मीना जो उसकी दूसरी बहन थी उसने कहा, अरे अब ये कौन कह सकता है कि उसकी शादी किसके साथ होगी? इस बात का फैसला तो उसके ऊपर ही निर्भर करता है ना। भले ही चारुलता ने बात घुमाने के लिए अभी ये कह दिया था, लेकिन मन ही मन वो ये सोचकर आई थी कि इस बार वो चारू के साथ इस बारे में बात जरूर करने वाली थी। उनका पूरा ग्रुप एयरपोर्ट से बाहर आ गया। मुझे तो थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तुम लोगों को लग रही है क्या? चारुलता ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी बाकी दोनों बहनें रीना और मीना को भी काफी भूख लग रही थी। आज वो अपने गांव से सुबह जल्दी निकले थे। पहले गांव से अपने पास के एयरपोर्ट पहुंचे जो कि 200 किलोमीटर दूर था। फिर वहां से वो फ्लाइट में बैठ गए। इस दौरान उन्हें सिर्फ थोड़ा सा बहुत नाश्ता किया। आप सबको भूख लगी है तो चलो आ जाओ, मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी और थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है। मेरे पास थोड़े से अंगूर और केले भी हैं। ठीक इसी वक्त एक और औरत जो करीब 45 साल के आसपास की थी वो भागी भागी उनके पास आई और अपना बैग खोलने लगी। वो उसमें से खाना निकालने ही वाली थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि राधिका की माँ यशोदा थी। उन्होंने हरे रंग की सूती साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई थी। भले ही उनके कपड़े इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। बस फर्क इतना था कि इतने सालों तक खेत में धूप में काम करने के बाद उनका बदन थोड़ा सा काला पड़ गया था और उनके चेहरे पर काफी झुर्रियां आ रही थी। अरे ये क्या कर रही हो? जल्दी से अपना बैग बंद करो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सबके सामने अपना बैग खोल रही हो। कल चारुलता की अपनी छोटी बहन से बात हुई थी। वो उससे मिलने के लिए 2 दिन रुकने के लिए दिल्ली आ रही थी। वो उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि चारू राधिका की माँ यशोदा को भी फोन कर देगी। ये कहकर इनकी बेटी भी उसके साथ में एक कॉलेज में पढ़ती थी और वो काफी दिनों से अपनी माँ से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी मदद कर दी। अब चारुलता के पास में यशोदा को लाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। हाँ, इस बात में उसे कोई शक नहीं था कि चारू इतनी दयालु तो नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी ने अपने साथ यशोदा को लाने के लिए क्यों कहा था। जल्दी से बंद करो वरना बाकियों को पता चल जाएगा कि तुम गांव से आई हो, और तुम्हारे साथ साथ वो हमारे बारे में भी यही सोचना शुरू कर देंगे, है ना दीदी? रीना ने कहा। उन सब की बातों को सुनकर यशोदा ने नीचे बैठकर अपना बैग फिर से बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। रोटी और सब्जी खाने में किसी को भला कैसे शर्मा सकती थी? तुम्हें शर्मिंदा होना है ना तो तुम अकेले हो सकती हो, लेकिन इसमें हम लोगों को बीच में मत घसीटो। अगर हम भी तुम्हारे साथ ऐसे चले और खड़े रहेंगे ना तो लोग हमारा भी मजाक उड़ाएंगे ना दीदी?
मीना ने पहले यशोदा को देखा, फिर चारुलता की ओर देखते हुए बोली। फिर वो एक कदम उसकी ओर आगे बढ़ी और बोली, क्यों ना हम इसको यहीं अकेला छोड़ दें, अपने हिसाब से आ जाएगी। वैसे भी हमने इसकी फ्लाइट के टिकट के तो पैसे दिए ही है ना, अब ऐसे में ये हमारा और कितना ज्यादा फायदा उठाएगी। मीना ने पूछा। चारुलता ने उसका सवाल सुनकर अपना चश्मा उतारा और यशोदा की ओर देखते हुए बोली, नहीं, जाने दो जो भी है, लेकिन इसकी बेटी और मेरी बेटी कॉलेज में सहेलियां है ना, अभी तो हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली में घुसते ही हम अलग कर देंगे इसे अपने साथ, चारुलता ने कहा और फिर आगे चलने लगी। उसकी दोनों बहनें उसकी दाईं और बाईं ओर चली जा रही थी और यशोदा पीछे किसी छोटे से फूल की तरह अपने बैग को अपने हाथ में उठाए आगे बढ़ती जा रही थी। अच्छा चारुलता दीदी, क्या दिल्ली में सच में बहुत सारे मेल मॉडल्स हैं? चारुलता के पास काफी ज्यादा पैसा था और उनके आसपास के इलाके में काफी दबदबा भी था। उसकी बेटी से मिलने के अलावा भी चारुलता के और प्लान थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने साथ में अपनी 2 बहनों को लेकर ही नहीं आती। हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगे? तुमने क्या कभी इस बारे में न्यूज नहीं पढ़ी? जब मुंबई में हो सकते हैं तो दिल्ली में ही क्यों नहीं होंगे? वैसे भी दिल्ली और मुंबई तो एक दूसरे के काफी करीब है और ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पर ढेर सारे मेल मॉडल्स होंगे, चारुलता ने कहा। हालांकि उसके पास भी कोई ठोस जानकारी नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ अपनी बहनों के सामने अपनी टांग ऊंची करके रखना चाह रही थी। अब उसने लोगों को दिल्ली में मेल मॉडल्स मिलने वाले थे या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी किस्मत पर निर्भर करता था। अगर उनकी किस्मत होती तो उन्हें मिल जाते और उनकी किस्मत नहीं होती तो कभी नहीं मिलते। देखो, अगर आप कह रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हो तो मैं मान सकती हूँ। वैसे भी मेरा एक ही सपना है कि मैं ढेर सारी मेहनत करूं, ढेर सारा काम करूं, पैसे कमाऊं और एक रात किसी मेल मॉडल के साथ गुजारूं। मुझे लग रहा है ना कि आज मेरा वो सपना ना पूरा हो जाएगा, रीना ने उछलते हुए कहा। हाँ देखो, इस बार तुम मेरे साथ आई हो, अगर मैं तुम्हें मेल मॉडल के साथ एक रात नहीं भेज पाई तो भी मैं तुम्हें उनका हाथ तो थमा ही दूंगी। इस बार तो मैं गारंटी लेती हूँ, चारुलता ने काफी आत्मविश्वास के साथ कहा। धीरे बात करो, हमारे साथ कोई और भी है, मीना ने यशोदा की ओर झलक भर देखते हुए कहा। उसे इस तरह की बातें ऐसे खुले में करने में थोड़ी शर्म आ रही थी। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? अगर उसने किसी के भी सामने किसी तरह की बकवास करने की कोशिश की तो मैं उसे दिल्ली में यहीं पटक दूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि वो वापस कैसे जाती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हिम्मत नहीं होगी ये बात किसी के सामने करने की, मुंह खोलने की उसकी, चारुलता ने कहा। जैसे ही चारुलता ने ये बात कही, उसकी बाकी की 2 बहनों ने भी उसकी चिंता छोड़ दी। हाँ लेकिन एक बात बताओ, हमारी उम्र की औरतें अगर इस तरह में खुले में मेल मॉडल्स को ढूंढ रही हैं, क्या वो थोड़ा खतरनाक नहीं है? रीना ने कहा और फिर अपनी बातों पर हंसने लगी। वो सभी इस बात पर हंसते हुए और बातें करते हुए एयरपोर्ट से बाहर आ गई। ठीक इसी वक्त उनके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। चारुलता और बाकी के लोग उस गाड़ी को देखकर चौंक गए। चारू, राधिका, लकी और आकाश उस गाड़ी से बाहर निकल आए थे। चारू तुम? चारुलता ने अपनी बेटी की ओर ध्यान देते हुए कहा। उसकी बेटी और वो एक दूसरे से आराम से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पीछे से आती हुई आवाजों ने उनकी आवाज को दबा दिया था। माँ, कितने दिनों बाद, कितनी अच्छी लग रही हो, आप आ गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है, राधिका ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, खुश तो होना बनता है ना। तुम्हें यहाँ आए 2 साल हो गए हैं और अभी तक एक बार भी तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई हो, इसलिए मुझे तो काफी बुरा लग रहा था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। जरा 1 सेकंड देखूं तो मेरी बेटी कैसी लग रही है। क्या बात है, तुम तो काफी सुंदर हो गई हो राधिका, यशोदा ने कहा। राधिका और यशोदा तो इतनी जोर से बात कर रहे थे जैसे उनके आसपास कोई था ही नहीं। फिर जैसे ही उन दोनों ने देखा कि बाकी के लोग भी उसे घूर घूर कर देख रहे हैं तो उन्होंने एकदम से बात करना ही बंद कर दिया। माफ करना, हमने आप लोगों को परेशान कर दिया, यशोदा ने हिचकिचाते हुए चारुलता से कहा। तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारा घर का बरामदा है? तुम्हारे गले में क्या स्पीकर लगे हुए हैं यार? चारुलता ने भी यशोदा की ओर घूरते हुए देखा और कहा। उसे उसकी इस हरकत पर काफी गुस्सा आ रहा था। मम्मी, उनको छोड़ो ना, देखो मैं आपसे किससे मिलवाना चाह रही हूँ, यह है मेरा बॉयफ्रेंड आकाश, चारू ने कहा और अपनी माँ का हाथ खींचकर वो आकाश को पास ले आई। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि उससे रहा ही नहीं जा रहा था। ओह, चारुलता को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ थी और वो उस लड़के के बारे में उसे इतना खुलकर बात कर रही थी। ये बात भी उसे अपने आप में काफी अजीब लग रही थी। आकाश की ओर बढ़ने से पहले चारुलता रीना और मीना को देख रही थी। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं जल्दबाजी में उसकी बेटी ने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो, लेकिन चारू इस मामले में अपनी माँ से ज्यादा समझदार थी। वो जानती थी कि उसकी माँ को क्या पसंद था और क्या नहीं, इसलिए उसने बहुत सोच समझकर आकाश को चुना था और बहुत ही सोच समझकर उसकी माँ से वो मिलवा भी रही थी। अपनी बेटी को इस वक्त चारुलता मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसके साथ आकाश के पास गई। उसने देखा कि आकाश काफी हैंडसम था। उसे देखकर कोई भी ये कह सकता था कि उसके परिवार का हाल बुरा नहीं था। जब चारुलता ने उसे पहली बार देखा तो वो उसे काफी पसंद आया। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा आंटी। मैंने ये गाड़ी 3 साल पहले ही ली थी। मेरे पापा कह रहे थे कि जब मैं शादी कर लूंगा तो वो मुझे इससे भी महंगी गाड़ी दिलवाएंगे। आकाश ने सीधा चारुलता से यही कहा। चारुलता ने देखा कि गाड़ी काफी महंगी और सुंदर दिख रही थी और आकाश जिस तरह की बातें कर रहा था उससे तो यही लग रहा था कि वो काफी अमीर था। चारुलता को दिल से इस बात की खुशी हो रही थी।
कि उसकी बेटी ने आखिरकार किसी को तो ढूंढ ही लिया था। उसे लग रहा था कि यह आदमी उसकी बेटी का पति हो सकता था। ये कौन है? चारुलता ने लकी की ओर देखते हुए पूछा। ये लकी है, राधिका का बॉयफ्रेंड। चारू ने बीच में तपाक से कहा। जैसे ही यशोदा और राधिका के कानों में ये बात गई, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। चारू ने जिस तरह से लकी का परिचय दिया था, उससे राधिका की मां तो हिल गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या इस बात से राधिका किसी मुसीबत में पड़ने वाली थी, या फिर लकी इस पूरी बात को संभाल लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सबेलिनेर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यशोदा, चारुलता, रीना और मीना एयरपोर्ट से बाहर आ चुके थे। उन तीनों को इस बात की काफी खुशी हो रही थी कि वो लोग सिर्फ यहाँ अपनी बेटी से नहीं बल्कि मेल मॉडल से भी मिलने वाली थी। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आए, आकाश की गाड़ी उनके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसमें से आकाश, लकी, राधिका और चारू उतरे। दोनों बेटियां अपनी मां से मिलने लगी। चारुलता को इस बात की काफी खुशी थी कि उसकी बेटी ने आकाश जैसे अमीर लड़के को अपने लिए पसंद कर लिया था। लेकिन जैसे ही वहां ये बात उठी कि राधिका का बॉयफ्रेंड लकी था, तो एक बार के लिए सबके कान खड़े हो गए। चारू ने जिस तरह उसका परिचय दिया था, उससे इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो उससे कितनी नफरत करती थी। जैसे ही यशोदा ने अपनी बेटी के बारे में ये सुना, उसने तुरंत कर लकी की ओर घूमकर देखा। राधिका के परिवार की हालत पहले से ही ठीक नहीं है, मगर जो भी हो, हम दोनों हैं तो एक ही गांव से ना। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आप इन्हें भी अपने साथ लेकर आ जाना। वैसे भी देखा जाए तो लकी की हालत भी राधिका के परिवार जैसी है मम्मी। इसके पास भी कोई ज्यादा पैसे वैसे नहीं है। चारू ने राधिका के परिवार की माली हालत के बारे में अपनी मां को बताते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है। जब चारुलता ने अपनी बेटी के मुंह से लकी के हाल जाने, तो उसे दिल ही दिल में काफी शांति मिली। वो चाहती थी कि राधिका का परिवार जिस हाल में भी था, वो उसी हाल में बना रहे। उसके और राधिका के परिवार में स्वर्ग और नर्क का फर्क था। वो चाहती थी कि ये फर्क हमेशा हमेशा बना रहे। राधिका बेटा, मैं तेरी आंटी हूँ, इसलिए ये बात नहीं कह रही हूँ। मुझे तेरी चिंता होती है, इसलिए ये बात कह रही हूँ। अगर तुम कॉलेज में आ रहे हो तो पढ़ने आ रहे हो, या फिर इस तरह के काम के लिए आ रहे हो। अब देखो, तुम्हारे परिवार का और मेरे परिवार का कोई कंपैरिजन तो है नहीं। जहाँ तक बात चारू की है, अगर ये कॉलेज में नहीं भी आती है तो भी हम इतने सक्षम है कि इसे कहीं भी किसी भी अच्छी जगह पर पढ़ाई करवा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है, तो बेटा तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। अगर हवा में उड़ने के बारे में सोचोगी तो नीचे गिर जाओगी। चारुलता ने यशोदा के सामने राधिका को ये बात कही। चारुलता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लकी कौन था, इसलिए वो बेधड़क जो मुंह में आए कही जा रही थी। और तुम्हें भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए यशोदा। राधिका तो अभी जवान है और इसे पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। ये तो इतना भी नहीं देख पा रहे कि तुम्हारी उम्र होती चली जा रही है। अगर तुम्हारी बेटी यहाँ आकर इस तरह की चीजें करती रहेगी ना, तो देख लेना तुम गरीब की गरीब ही रह जाओगी। ये मेरी दोस्ती भरी सलाह है जो तुम्हें खुद दे रही हूँ। चारू ने यशोदा को सुनाते हुए कहा। वो दोनों तो उसकी बातों को सुनती जा रही थी, लेकिन ये सब सुनना अब लकी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसकी बातों से उसे घिन टपकती हुई नजर आ रही थी। उसकी खुद की बेटी क्या कर रही थी, उसे ये दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो राधिका के बारे में तो ऐसी बात कर रही थी जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। लकी उससे बहस करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। इतने में राधिका ने उसका हाथ पकड़ के उसे बीच में ही रोक दिया। अरे वाह, देखो तो इसको। पहले तो इसकी हालत देखो और फिर उसका गुस्सा देखो। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है लड़के, जितना तुम गुस्सा दिखा रहे हो ना। उसे दिखाने के लिए पहले ढेर सारा पैसा कमाना पड़ता है, समझे ना। और मैंने जो कहा सच कहा है। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना, तो तुम बेवकूफ हो, मैं नहीं। चारुलता ने लकी को भी आड़े हाथ ले लिया। आज वो किसी को भी छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। वैसे भी वो अपने गांव की पहली अमीर औरत में से थी और कोई भी उसे पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसे में जब लकी उसे जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो चारुलता को गुस्सा आ गया। एक फटीचर सा आदमी चारुलता से गुस्सा, ये नहीं हो सकता था। हाँ दीदी सही कह रही है। भले ही दीदी के शब्द तुम्हें चुप सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी गलत नहीं कह रही है। और वैसे भी तुम अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, लेकिन इस तरह के तुम्हारे मैनर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम कोई पढ़ाई करते हो। रीना ने मौके का फायदा उठाते हुए लकी की धुलाई करनी शुरू कर दी। राधिका, मैं भी तुम्हें यही कहूंगी कि अपनी आंखें ना खुली रखो। देखो तुमने किस तरह के लड़के को अपने लिए पसंद कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लड़के के साथ में तुम्हारा कोई भविष्य हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ना, इस आदमी को बदल लो, भलाई इसी में है। मीना ने लकी की ओर देखते हुए कहा। आखिर में यशोदा ने जब चारुलता से माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। ठीक है आंटी, मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी भूख लग रही होगी ना। इधर पास में ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, चलिए वहां पर कुछ बढ़िया सा खाते हैं। आकाश ने कहा और बड़े प्यार से कहा। आकाश कितना अच्छा है ना, इससे पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। ये कितना प्यार से बात करता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ खड़े कुछ लोगों से भी ज्यादा अच्छा आकाश है। चलो भाई, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। चारुलता ने जानबूझकर ये बात लकी को सुनाते हुए कहा और फिर आकाश की गाड़ी में बैठकर जाने लगी। लकी, तुम लोग ऑटो से आ जाओ, हम वही मिलते हैं। आज की ट्रीट मैं दूंगा।
मेरी गाड़ी में जगह खत्म हो गई है, इसलिए मैं अब और तुम्हें फ्री में नहीं घुमा सकता हूँ। तुम ऑटो से आ जाओ। अच्छा, तुम्हारे पास ऑटो के पैसे तो है ना? अगर ना हो तो बताओ, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। आकाश ने आग में घी डालने का काम किया। अरे नहीं यार, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लकी ने सपाट सुर में कहा। वो किससे क्या बात कर रहा था, इस बात का अंदाजा आकाश को नहीं था। ठीक है, मैंने भी कभी अल्पाहार में खाना नहीं खाया है। आज मैं भी वहां पहली बार खाने जा रहा हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है लगी कि तुम्हें इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए मिलने वाला है। आकाश ने और घमंड से कहा और अपनी गाड़ी में बैठ गया। जिस तरह की बात आकाश अभी लकी से कर रहा था, उसके बाद उसके साथ आने जाने का मन नहीं कर रहा था। जब उसने उन लोगों के लिए होटल ब्लू ड्रीम में कमरा बुक किया था, तो फिर वो अल्पाहार में जाकर क्यों खाने वाले थे? एक सेकंड, इसका नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है, लकी ने अपने आप में धीरे से कहा। हाँ, ये तो वही जगह है जहां मैं काम करती थी, राधिका ने लकी के कानों में बुदबुदाते हुए कहा। इधर अल्पाहार में पहले से ही काफी भीड़ हो चुकी थी। जब तक आकाश, चारू और बाकी के लोगों के साथ वहां खाने पहुंचा, तब वहां का पूरा हॉल भर चुका था। बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी और वेटिंग टेबल में पहले से ही 10 से ज्यादा लोग खड़े थे। वहां खड़े एक वेटर ने बताया कि अभी उनका नंबर आने में कम से कम 1 घंटा लग सकता था। मैं जरा मैनेजर से बात करके आती हूँ, क्या पता पैसे देने से वो मान जाए और हमें पहले सीट दे दे। चारुलता ने कहा। उससे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उसे इंतजार करने से 2 चीजें रोक सकती थी। पहली तो ये कि उसे भूख बहुत लग रही थी और दूसरी ये कि वो अपने इलाके की सबसे अमीर औरत थी, इसलिए उसने कभी इंतजार करना सीखा ही नहीं था। मम्मी, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चारू ने उन्हें थोड़ी देर के लिए ठहरने की सलाह दी। अल्पाहार दिल्ली के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में से एक था। चारू भी अपनी जगह पर ठीक बात कर रही थी, लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जिस तरह का दबदबा उनका गांव में था, वो उसी दबदबे को बैग में रखकर शहर में आ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ा सा पैसा देकर मैनेजर को कह देंगी तो वो हंसते हुए उन्हें सीट दे देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। फिर भी चारुलता मैनेजर के पास गई और उससे मिली। उन्होंने कहा कि वो 500 रुपए से ऊपर देने के लिए तैयार है और फिर बोली कि उसे अलग से एक टेबल चाहिए, लेकिन मैनेजर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो इतने बड़े होटल का मैनेजर था, 500 रुपए लेकर वो कर भी क्या लेता। उसने चारुलता को वहां से वापस भेज दिया। चारुलता अपना मुंह छिपाते हुए वापस आकर अपनी बेटी के पास खड़ी हो गई। आंटी, आप बैठ जाइए, मैं जरा बात करके आता हूँ। आकाश उठा और मैनेजर के पास जाने लगा। इससे पहले ही चारू ने और रीना मीना ने चारुलता की शक्ल देखी। वो मैनेजर के सामने काफी बेबस महसूस कर रही थी, इसलिए अब आकाश चेहरे में भी बिना इस सिचुएशन में कूदे नहीं रह सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो चारू और रीना मीना उसे दिल में दिल बहुत सारी गालियां देने वाली थी। आकाश ने इतना भर कहा ही था कि वो मैनेजर के पास जाने लगा। वो खुद भी काफी नर्वस महसूस कर रहा था। उसके पास पैसा तो था, लेकिन वो जिस होटल के अंदर आया था वो काफी बड़ा होटल था। ऐसे में क्या मैनेजर उसे भाव देता? उसे अपने आप के ऊपर ही शक हो रहा था। वैसे उसने अपने पिता के मुंह से ये बात जरूर सुनी थी और वो इस होटल का मैनेजर एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और वो काफी बार एक दूसरे से मिले भी थे, लेकिन इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा था इस बात का उसे भी जरा अंदाजा नहीं था। लेकिन अब क्योंकि बात उसकी आन पर आ गई थी, इसलिए आकाश के पास बिना जाए और कोई चारा नहीं था। हेलो मैनेजर सर, मेरा नाम आकाश है। मेरे पिता किरोड़ी लाल हैं और मैं आकाश बिल्डर्स के यहाँ से आया हूँ। मैं यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आया था। मैं आपसे उस चीज की उम्मीद का थोड़ा सा फेवर चाहता था कि अगर आप मुझे टेबल दिलवाने में थोड़ी सी मदद कर पाते तो। वो मैनेजर के पास गया और उसने बड़े प्यार से और शांति से बात की। जैसे ही मैनेजर आकाश के मुंह से उसकी कंपनी का नाम सुना, वो उसे और उसके पिता को भी पहचान गया, लेकिन वो साथ में ये भी जानता था कि उसका बाप बहुत बड़ा आदमी नहीं था। उसके होटल में इस वक्त जो गेस्ट बैठे हुए थे उनमें से आकाश कंस्ट्रक्शन का नाम काफी छोटा नाम था। मैनेजर उसकी रिक्वेस्ट को काफी प्यार से रिजेक्ट कर देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ठीक इसी वक्त उसके होटल में कुछ और लोग दाखिल हो गए। उसने देखा लकी, राधिका और उसकी माँ उसके होटल के अंदर आ गए। जब उन दोनों ने देखा कि चारुलता, चारू, रीना और मीना एक साथ वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, तो लकी और बाकी के लोग भी उनके साथ ही बैठने के लिए आ गए थे। मैनेजर ने जैसे ही लकी को देखा, वो हैरान रह गया। वो दूर से देखते हुए लकी और राधिका को पहचान गया था और जब उसने राधिका के साथ खड़ी उस बूढ़ी सी औरत को ध्यान से देखा तो ये भी समझ गया कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि माँ और बेटी हैं। आखिरकार जब शंकर राधिका को परेशान करने की कोशिश कर रहा था तो लकी ने उसे बुरी तरह से मारा था। उसके बाद शंकर ने वसीम को भी फोन लगा दिया, ये सोचकर कि वसीम लकी को मारने के लिए अपने आदमी भेजेगा, लेकिन वहां पर उसके साथ उल्टा हो गया। न सिर्फ लकी ने शंकर को मारा बल्कि उससे उठक बैठक भी लगवाई और अपने जूते उसकी जुबान से साफ करवाई। मैनेजर देख पा रहा था कि वो लोगों के साथ आया था। अब उसे ये बात मालूम थी कि लकी जरूर कोई बड़ा आदमी था, क्योंकि इसी वजह से शंकर और वसीम उससे खौफ खाते थे। ऐसे में उसे सबसे पहले लकी को एक सीट देना सबसे जरूरी था। अगर लकी नाराज हो जाता तो फिर सारा रेस्टोरेंट मुश्किल में आ सकता था। जब मैनेजर को याद आया कि उस दिन शंकर के साथ क्या हुआ था तो मैनेजर खुद थर थर कांपने लगा। उसे सांस भी नहीं आ रही थी। मैनेजर साहब, आकाश भी उसे देखकर हैरान रह गया। ऐसा भी क्या हो गया था कि मैनेजर का मुंह
खुला का खुला रह गया। हाँ हाँ बताएं, मैनेजर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा और फिर आगे बोला, आपको एक टेबल ही चाहिए ना? सॉरी, मैंने पहले ही आपकी बात पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। मैं अभी आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए एक टेबल का इंतजाम करवाता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैनेजर ने कहा और उनके लिए टेबल का बंदोबस्त करने लगा। आकाश भी मुस्कुराते हुए वहां से निकल आया। वो खुद भी काफी कंफ्यूज महसूस कर रहा था। मेरे पिताजी इतने पावरफुल कब से हो गए यार? आकाश को ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो खुद भी अपनी कंपनी की हकीकत को अच्छी तरीके से जानता था। वो लोग दिल्ली की एक छोटी मोटी कंपनी ही थे और उनका कोई ज्यादा बड़ा नाम नहीं था। उसे तो यही लग रहा था कि मैनेजर खुद उसकी बात पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन यहाँ वो उसकी बात सुनकर तो काफी जल्दी मान गया। आकाश यही सब सोचते हुए चारू के पास आ गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या इस स्पेशल सर्विस के मिलने के पीछे का राज खुल जाएगा, या फिर आकाश इस बात की डींग हाँक हाँक कर लकी और राधिका का जीना दुश्वार कर देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आकाश चारू और उसकी मां को खाना खिलाने के लिए अल्पाहार में ले आया था। ये वही जगह थी जहां पर राधिका काम किया करती थी और जहां पर लकी की शंकर से लड़ाई हुई थी। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां काफी भीड़ थी। चारुलता को लगा कि वो मैनेजर को 500 रुपए की रिश्वत देकर उससे अपने लिए एक टेबल बुक करवा लेगी, लेकिन मैनेजर ने उसकी बात एक बार भी नहीं सुनी और उसे वहां से रवाना कर दिया। फिर जब आकाश उनके पास किया तभी मैनेजर की नजर लकी पर पड़ी और उसके बाद उसने आकाश को सीट देने के लिए हाँ कर दी। आकाश भी भौचक्का सा उनके पास आ गया। तुम्हें क्या लग रहा है हमें यहाँ पर आसानी से सीट मिल जाएगी? ये दिल्ली का ना सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। तुम्हारे घर की रसोई नहीं है जो कहीं भी बैठकर खा लो। यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर नंबर लगता है। काफी बड़ी जगह है ये, यहाँ पर ऐसे नहीं चलता। चारुलता ने लकी की ओर देखते हुए कहा और फिर आगे बोली, आकाश कोई बात नहीं बेटा, अगर मैनेजर नहीं मान रहा ना तो भी तुम चिंता मत करो। मुझे वैसे भी कोई ज्यादा भूख नहीं लगी, इसलिए मैं थोड़ा और इंतजार कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले यहाँ के मैनेजर से बात कर चुका हूँ, वो मेरे नाम से मान गया है। हमारे लिए एक टेबल का इंतजाम करने के लिए भी चला गया है वो। आकाश ने काफी गर्व से कहा। हैं? क्या? ये सुनते ही चारुलता की होश उड़ गए। उसे लग रहा था कि उसके खुद के जाने से कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर आकाश जाकर क्या कर सकता था? उसने इधर उधर देखा और फिर बोली, अभी जब मैं बात करने गई तब तो वो नहीं माना, लेकिन जैसे ही आकाश बात करने गया तो वो 1 मिनट के अंदर मान गया। बेटा आकाश, मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे अंदर है तो कुछ बात जरूर, चारुलता ने कहा और फिर लकी को ताने मारते हुए बोली, लेकिन यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ यही पूछना आता है कि आप लोग अभी तक यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मैनेजर के पास जाकर उससे ये कह सको कि तुम्हें एक टेबल की जरूरत है? इसलिए अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ना बेटा, तो फिर इतनी बात नहीं करनी चाहिए, वरना मेरा मुंह खुले बिना नहीं रह पाएगा, चारुलता ने कहा और बिना लकी की ओर देखते ही उसे इशारा करने लगी। लकी ने गहरी सांस ली। ठीक इसी वक्त एक वेट्रेस वहां पर आई और उन्हें प्राइवेट रूम में ले गई। उस कमरे के दरवाजे पर लिखा था 888। वो सीढ़ियों के ऊपर बना हुआ था और उस कमरे में काफी जगह थी। वहां लाल रंग का कालीन बिछा हुआ था, पीले रंग की कुर्सियां लगी हुई थी और 2 सफेद और नीले रंग की चीनी मिट्टी के बड़े से पुतले भी लगे हुए थे। इनकी कीमत इतनी ज्यादा लग रही थी कि उसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल हो रहा था। जब आकाश ने ये देखा तो वो घबरा गया। वो तुरंत वेट्रेस के पास आया और उससे पूछा, मैडम एक बात बताओ, इस कमरे का प्राइस क्या है? इस कमरे का प्राइस? सर ये अल्पहार का सबसे लग्जरियस कमरे में से एक है और इसकी कीमत कम से कम 5,000 रुपए है, वेट्रेस ने काफी प्यार से कहा। जैसे ही आकाश ने वो प्राइस सुना तो उसकी होश उड़ गए। सिर्फ बैठने के लिए 5,000 और यहां बैठकर खाना खाया तो शायद उसकी कीमत 3 गुना ज्यादा हो जाती। उसने तो सोचा था कि खूब से खूब 2 से 3,000 रुपए में सबका काम हो जाएगा, लेकिन यहां तो मामला 10,000 से भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था। आकाश अगर तुम चाहो तो हम किसी और कमरे में भी जा सकते हैं, चारुलता ने कहा। उसने खुद भी कभी किसी 5,000 के रूम में बैठकर खाना नहीं खाया था और चारू और बाकी के लोगों से पूछने का सवाल ही नहीं बनता था। वो तो अभी भी कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर वो लोग इतना पैसे कैसे खर्च कर सकते थे? अरे नहीं आंटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे ये कमरा काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए बेटर है कि हम लोग यहीं पर खाना खा लें, आकाश ने कहा और अपने माथे से पसीना पोंछने लगा। उसकी खिसियाई हुई हंसी में ढेर सारा दर्द छिपा हुआ था और वो इतने सारे लोगों के सामने अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता था। सर वैसे आपको इस रूम का चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मैनेजर सर ने कहा है कि आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और आप हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं, ये तो हमारे लिए काफी खुशी की बात है। इसलिए ना सिर्फ हम आपसे रूम का कोई चार्ज नहीं लेंगे, बल्कि आज का खाना बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, उस लड़की ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। फ्री? आकाश को ऐसा लगा जैसे उसे फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था और इतने में जेलर ने उसकी सजा को माफ कर दिया। वो तो मारे खुशी के पागल हो गया। उसने वेट्रेस की आंखों में देखा तो पाया कि उसकी आंखों में चमक थी।
आकाश को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। आप सब लोग बैठ जाइए सर, मैं आप लोगों के लिए खाना लगवा देती हूँ। आज आपको सारी स्पेशल डिशेस सर्व की जाएंगी। वेट्रेस ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा और फिर उस कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद चारुलता ने आकाश को इस तरह देखा मानो वो उसके ऊपर अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देना चाहती थी। क्या बात है आकाश, तुम्हारा तो यहाँ पर काफी नाम चलता है बेटा। तुम्हारी वजह से हमें ना सिर्फ यहाँ की सबसे अच्छी टेबल मिली बल्कि हमें यहाँ खाना भी फ्री मिलने वाला है। तुम तो काफी दमदार इंसान हो यार। चारुलता ने कुर्सी पर बैठते हुए आकाश से कहा। वो आकाश की जितनी तारीफ की जा रही थी उतना कम था। चारू को इस बात से काफी खुशी हो रही थी। जब उसने देखा कि उसकी माँ आकाश से काफी खुश नजर आ रही थी तो उसने भी इस बात से काफी खुशी हो रही थी। हाँ दीदी सही कह रही है। आकाश ऐसा तुम्हारा परिवार करता क्या है? तुम लोगों का इतना नाम कैसे है कि तुम्हारे नाम से ही टेबल फ्री मिल गया? रीना आकाश के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक होती हुई नजर आ रही थी। हमारे परिवार की एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है आंटी, और हमारा सालाना कमाई सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही है। मुझे तो लगता है कि इतना छोटा अमाउंट है कि इसे बताने में भी मुझे शर्म आ रही है। आकाश ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कुछ ज्यादा ही बड़प्पन के साथ कहा। क्या बात करे, 10 करोड़ रुपए कोई तुम्हें छोटा अमाउंट लग रहा है? आकाश अगर 10 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए छोटे अमाउंट है तो इस हिसाब से तो हमें मर ही जाना चाहिए। मीना ने भी उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा। फिर उसने लकी की ओर देखा। उस पर नजर आते ही उसकी आंखों में हीन भावना ने घर करना शुरू कर लिया। लकी उसकी आंखों को देखते ही समझ गया कि वो क्या पूछने वाली थी। फिर भी उसने काफी शांति से उसकी ओर देखा। मीना ने कहा, वैसे तुम्हारा परिवार क्या करता है लकी? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम साल के 1 लाख रुपए भी ठीक से कमा पाते होगे। मेरे परिवार का कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए मैं तो साल का 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाता हूँ, लकी ने कहा। वो इस वक्त इस तरह के लोगों के मुंह बिल्कुल नहीं लगना चाहता था जो बेकार में उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। लेकिन चारुलता तो ऐसा मौका छोड़ने वाली नहीं थी और उसने इस बात का रीना और मीना के साथ मिलकर खूब फायदा उठाया। थोड़ी ही देर में वेटर ने उनकी टेबल पर एक के बाद एक बढ़िया सी डिशेस सर्व करनी शुरू कर दी। इसमें काजू करी, कश्मीरी पुलाव, राजभोग, तंदूरी नान, दाल मखनी और ना जाने कितनी चीजें थी। वो अपनी ट्रे में लेकर आए जा रहे थे। खाने की खुशबू से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो काफी स्वादिष्ट था। उन सब लोगों को टेबल मैनर्स की आदत नहीं थी, इसलिए चारू ने अपनी माँ समेत सभी लोगों को सबसे पहले टेबल मैनर्स के बारे में सिखाया। लेकिन जिस तरह से राधिका और लकी भी टेबल मैनर्स दिखा रहे थे और वो यशोदा को जिस तरह से सिखा रहे थे, उससे वो दोनों गांव के गवार नहीं लग रहे थे। तुम दोनों तो काफी अच्छे से ये सब कर रहे हो। तुम दोनों क्या ऐसी महंगी जगह पर खाना खाने के लिए आते रहते हो क्या? चारुलता को लकी और राधिका को इस तरह से देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं यहाँ पहले काम किया करती थी। राधिका ने लकी की पहचान छुपाए रखने के लिए इस तरह तरकीब अपनाई। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम लोग यहाँ पर खाने के लिए आते होगे। तो अब क्या तुम किसी और जगह पर काम करती हो? चारुलता ने मन ही मन में हंसते हुए पूछा और इससे पहले कि राधिका उसकी बात का कोई जवाब दे पाती, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, वैसे इन सब चीजों को अगर तुमने सीख भी लिया है तो भी तुम्हारे कोई काम में आने वाली बात नहीं है ये। वैसे भी आज के बाद तुमने इतनी अच्छी जगह पर कब खाना खाया होगा पता नहीं, और आगे मिलेगा भी क्या नहीं मिलेगा पता नहीं, इसका तो अंदाजा तुम्हें भी होगा ना। ठीक इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और मैनेजर अपनी गर्दन झुकाते हुए उनकी टेबल के पास आया। क्या आप सबको खाना अच्छा लगा? मैनेजर ने पूछा। जब से वो कमरे के अंदर आया था तब से उसकी आंखें सिर्फ लकी के ऊपर ही टिकी हुई थी। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं था कि वो उसे घूर कर नहीं देख रहा था, बल्कि काफी प्यार से देख रहा था। लेकिन फिर भी उसकी नजर लकी के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। खाना तो बहुत अच्छा है मैनेजर साहब, आपने जो हमारे लिए इतना कुछ किया है उससे मैं भूलूंगा नहीं, हमेशा याद रखूंगा सर। आकाश उठा और मैनेजर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला। उसे लग रहा था कि वो मैनेजर कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहा था, वरना खाने के बारे में पूछने के लिए कौन आता है? मैनेजर तो लकी से बात करना चाह रहा था, लेकिन आकाश था कि उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और वो उसके सामने ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे तो वो उसे पहले से जानता हो। अब मैनेजर को भी आकाश और लकी के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो भी बेचारा खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। आकाश ने मैनेजर से काफी सारी बातें की और इसी तरह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। सर, आप लोगों के लिए मैं स्पेशल कश्मीर में बने शरबत की 2 बॉटल लेकर आया हूँ। ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, मैनेजर ने कहा। और इतने में एक आदमी उनके लिए शरबत की 2 बॉटल लेकर आ गया। मैनेजर ने वो बॉटल आकाश को दी और साथ ही में लकी को अपना परिचय भी दिया। वो लकी के सामने बार बार आने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लकी की नजरों में आ सके। मैनेजर साहब, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपका शुक्रिया। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, उसने बॉटल की तरफ देखा। इस एक बॉटल की कीमत 4000 रुपए थी। उसके तो होश ही उड़ गए। सर, ये तो काफी महंगा शरबत है, मैं तो इसे कब से पीने के बारे में सोच रहा था। आकाश ने बॉटल को ऐसे देखा जैसे उसके हाथ में कोई खजाना लग गया था। मैनेजर ने भी इसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। वो इतना महंगा शरबत इसलिए उन्हें तोहफे में दे रहा था ताकि वो लकी की नजरों में आ जाए, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आकाश उसे पहले ही अपने नाम कर लेगा।
वो तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे मैनेजर उसे खास उसके लिए ही लेकर आया था। जब उसने आकाश को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा तो उसे उसके ऊपर शक होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश और लकी के बीच रिश्ता कैसा था। जब उसने देखा कि लकी आराम से टेबल पर बैठा हुआ था तो मैनेजर के मन में कुछ अजीब ही ख्याल आने लगे। उसे लग रहा था कि आकाश लकी का मैनेजर था। इसका मतलब यह था कि लकी का लेवल इतना ऊंचा था कि वो सीधे बात नहीं कर सकता था। इसलिए उसने आकाश को टेबल अरेंज करने के लिए उसके पास भेजा था। जब मैनेजर ने यह सोचा तो उसके मन में लकी के लिए और इज्जत बढ़ गई और अब उसे आकाश का इस तरह से व्यवहार भी ठीक तरह से समझ आ रहा था। आप सब लोग मेरे छोटे से रेस्टोरेंट पर आए इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आइए मैं आप सबके ग्लास भर देता हूँ, मैनेजर ने कहा और फिर वेटर को बुलाकर उन सब लोगों के ग्लास भरवा दिए। आपके साथ मुझे शरबत पीकर काफी अच्छा लगा सर, मैं आपको हमेशा अपने दिल में याद रखूंगा, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मैनेजर ने कहा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आकाश के दिल में तो बस गया था, लेकिन लकी की नजरों में आने के लिए, उसके दिल में याद रहने के लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। भले ही इस वक्त चारुलता और चारू के साथ भी चीयर्स कर रहा था, लेकिन उसका लक्ष्य उसकी आंखों के सामने साफ था और वो था लकी। फिर जब वो राधिका और यशोदा के पास गया तो उसकी मुस्कान और भी ज्यादा फैल गई। वो जानता था कि इनमें से एक उसकी गर्लफ्रेंड थी और दूसरी उसकी सास। फिर जब मैनेजर लकी के पास गया तो उसकी मुस्कान भी दोगुनी हो गई और उसे झुककर उससे चीयर्स कर रहा था। जितना वो उन सबके सामने देखकर नहीं मुस्कुराया, उससे ज्यादा तो वो लकी को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये इस फटीचर के सामने इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, चारुलता ने आकाश से पूछा। आकाश को भी समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या थी, अब आगे क्या होने वाला था। क्या लकी का राज सबके सामने खुल जाता या फिर वो उन सब से अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो जाता। आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।